अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमारा एक सेशन है, तो अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ही यूज्ड टू बी एन एसोसिएट विद अस, रूफ सर के नाम से। तो उन्होंने बहुत पहले प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ बिकॉज यू हैव नाउ कम इनटू दिस प्रिपरेशन। आप अभी नया लॉट हैं जो इसमें आए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये बैकग्राउंड हो जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। जैसे किसी का ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो एटलीस्ट उसको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा, और अगर पता भी होगा तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा। पर यहाँ पर आपको 11 अलग चीज़ें पढ़नी है, जो आपको 11 अलग टीचर पढ़ाएंगे, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ हो। तो उसकी जर्नी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिसने हर एक एग्ज़ाम अभी तक जो भी हुआ है सब क्वालिफाई किए हैं। सो ही इज़ क्वालिफाइड द जनरल लेवल, जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था वो पहले क्वालिफाई किया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, फिर पहली अटेम्प्ट में वो भी हो गया उसका। देन वी गॉट टू नो अबाउट हिम। फिर ARCS के बारे में थोड़ा उसमें ही वॉज एसोसिएटेड विद अस। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होता वो भी पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया उसने। सो ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ऑलमोस्ट क्वालिफाइड एवरी एग्ज़ाम जो भी SSB ने और JKPSC ने जो भी उसने अभी तक अटेम्प्ट दिया है। तो उसकी क्या जर्नी है वो खुद बताएंगे, पर मैं कुछ पहले आपको कुछ बेसिक्स देना चाहता हूँ। देखिए, आप सब लोग इधर आए हैं, अब आपके पास ऑप्शन क्या है। बेसिकली आप यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, और यू नाउ हैव टू स्टार्ट पर्टिकुलरली फॉर SSB एग्जामिनेशन, या आप में से कोई आगे जाके स्टेट PCS देगा या फिर इवन आगे जाके UPSC देगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत करते हैं SSB से। तो अगर आपकी एज अभी 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, आप अभी इस एज ब्रैकेट में है, या इवन 26 भी है, एंड यू आर स्टार्टिंग विद दिस लेवल, धीरे धीरे विद इन 6 मंथ्स जब आपको इसका होल्ड आने लगेगा, देन आपका एक होराइजन बढ़ेगा नॉलेज का, और शायद आपका मकसद भी बदल जाए। तो बहुत सारे बच्चे SSB से शुरू तो करते हैं, फिर दे एंड अप क्वालिफाइंग सम अदर एग्जाम, KS टाइप का। बिकॉज शुरुआत में बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमें इसमें बस सिक्योरिटी के लिए जाना है, कि हमें कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पीछे से बैकिंग वैकिंग हो, उसके बाद हम अपना ख्वाब पूरा करेंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म है। अब आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, बेसिकली सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। और मेरा एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पिछले 8 से 9 साल का है। मैं आपको बता सकता हूँ, इस कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका सेंटर का हो या स्टेट का हो, इसको क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ ओनली वन वे टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और ये हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं आपको 6 स्टेप्स दूंगा, आज मैं आपको 6 स्टेप्स दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा आप में से मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट बी फॉलोइंग दीज 6 स्टेप्स। दैट इज़ वाई यू डोंट क्वालिफाई। आपको लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हम क्लास में जाएंगे, हम लेक्चर सुनेंगे और फिर उसी को पढ़ेंगे, दैट्स इट। दैट्स नॉट इट। बेसिकली दीज आर द 6 स्टेप्स टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यही एक तरीका है, देयर इज नो अदर वे। मैं आपको गारंटी लिख कर दे दूंगा, यू फॉलो दीज 6 स्टेप्स, देयर इज नो अदर वे टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट यू विल नॉट बी फॉलोइंग दिस बिकॉज इट इज़ अ पेन। ये क्वालिफाई करना, ये 6 स्टेप फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। दैट इज़ वाई, क्योंकि इसमें खुद का काम है। यहाँ पर बेसिकली पढ़ने का जो तरीका बन गया वो तो ये है कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारा सारा काम मैं करके दे दूंगा तुम्हें, और तुम्हें जितना भी पढ़ना था वो मैं पढ़ा के दे दूंगा, स्पून फीडिंग करा दूंगा। उसके बाद घर पे जाके बस अपने नोट्स को ऊपर ऊपर से देखना है। आपको लगता है क्योंकि इसमें आराम है, इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं है, ये ईजी वे आउट है, तो आपको लगता है यही शायद तरीका है। लेकिन जहाँ पर आपको खुद करनी पड़ेंगी चीज़ें, वो असल चीज़ है जो 6 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, जहाँ पर आपको चीज़ें करनी है, और वही एक तरीका है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। हमने आपको सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये लिखें अपनी कॉपी के पहले पेज पर, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी। कोई भी एग्ज़ाम दो आप, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, इफ़ यू डोंट फॉलो दीज 6 स्टेप्स यू विल नॉट क्वालिफाई। सिंपल सा प्रोसीजर है। नाउ सी, पहली बात है ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। फर्स्ट थिंग, पहली बात,
आपको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप अभी अभी आए हैं इसमें, शायद आप 2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने, 6 महीने पुराने हैं। अब आपको गाइडेंस चाहिए बेसिकली। आपको जब किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां आप गए नहीं इससे पहले, तो यू टॉक टू समवन जो उस इलाके का है कि भाई मैं आना चाहता हूँ उस इलाके में, वहाँ कहाँ जाने की जगह है, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है, मैं कहाँ रहूँ, कौन सी गाड़ी लूँ। तो कोई तो होगा वहाँ जो आपको बताएगा कि भाई ऐसे जाना है, वहाँ बुलवाड़ में रहना है, इस गाड़ी वाले के साथ कांटेक्ट करना है, पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, ये 5-6 इलाके हैं। तो गाइडेंस के लिए आप यहाँ आए हैं, तो आपने इस नए इलाके में आना है, तो यू हैव टू कॉल समबडी, यू हैव टू टॉक टू समबडी जो आपको बताएगा कि करना क्या है। तो बेसिकली अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, यहां आने का मकसद है कि आप लोग हमारे पे शायद आपको भरोसा है और शायद वो हमसे सुनना चाहते हैं कि सर बताइए क्या करना है। और अब जो आपको बताया जा रहा है, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको भरोसा करना है उस पर। एंड देन स्टे इन योर ओन लेन, स्टे इन योर ओन लेन। क्या मतलब है इसका? जो बताया जा रहा है जस्ट स्टिक टू इट। बगल वाला क्या कर रहा है, कोई दूसरा आपका दोस्त वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ो आप। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं प्रोसेस दूंगा आपको आज अभी इन 6 स्टेप्स में, फॉलो दैट, आंखें बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड। आपको भरोसा रखना है, बस हैव फेथ और फॉलो दीज 6 स्टेप्स। इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस यू विल रीच देयर। आपको बगल वाला क्या कर रहा है, वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, उसने किसके पास लेक्चर पढ़े, वो छोड़ो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैं आपको बोल रहा हूं, अल्टीमेटली इट्स नॉट हु इज टीचिंग यू, अल्टीमेटली इट इज कि आप खुद क्या कर रहे हो। आपको मैं पढ़ाऊं, कोई और पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी किताब पढ़ो, बगल वाली की किताब पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरुण गोयल पढ़ो, मनोहर पांडे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ल्यूसेंट पढ़ो, तरुण गोयल पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इज वेदर यू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने एक किताब उठाई, मैंने आपको बोला तरुण गोयल उठाओ, बस वही उठाओ। बगल वाला मनोहर पांडे पढ़ो, उसको छोड़ो। तरुण गोयल को 50 बार पढ़ो, वही मामला हल करेगा आपका। यू ट्रस्ट द प्रोसेस फर्स्ट। जो बोला जा रहा है उसको आंख बंद करके फॉलो करो। टीचर आपको बोल रहा है कि RS अग्रवाल से क्वेश्चंस निकालने हैं, वो करने हैं आपको। अब बगल वाला कहां से निकालो, छोड़ो। स्टे इन योर ओन लेन। आपकी जो अपनी लेन है उसमें लगे रहो आप। वो बगल वाला कौन सी हाईवे ले रहा है उसको छोड़े। तो पहले बात तो ट्रस्ट द प्रोसेस। जो बोला जा रहा है यू हैव टू ट्रस्ट इट। कि भाई हम जैसे होता ना, जैसे बहुत जैसे सूफीज्म में दिस कॉन्सेप्ट कि आपका जो पीर होता है तो वो आपको बोलेगा कि कुछ करना है, बज़ाहिर आपको लगेगा गलत बोल रही है, बट यू हैव टू फॉलो इट। जैसे हजरत खिजर ने हजरत मूसा को क्या बोला, वो चल रहे थे साथ में, बोला कि मैं जो भी करूंगा यू डोंट हैव टू आस्क मी एनीथिंग, मेरे साथ चलना, अगर सीखना है इल्म तो मेरे साथ चलना है। और मूसा ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। तो वो साथ में चले, बोला कि मेरे साथ चलोगे अगर, मगर कोई सवाल नहीं पूछोगे मुझसे, कि मैं जो भी करूंगा सवाल नहीं पूछोगे, बस चलते रहो अगर इल्म सीखना है। तो वो चलते रहे, मूसा चलते रहे। उसके बाद हजरत खिजर ने क्या किया, एक कश्ती पे जिसमें दोनों सवार थे उसको छेद कर दिया। अब बज़ाहिर ये गलत लग रहा है, बट ही हैज टू फॉलो दैट। उसने सवाल किया, उसने पूछा नहीं ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो उसने कहा शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, शायद तुम मेरी बात, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि सवाल नहीं करना, तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, तुम सब्र नहीं कर रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी, बोला कि मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। फिर 3 इंस्टेंसेस हुए, सूरह कहफ में पूरा दिया है, 3 इंस्टेंसेस हुए जहां पर तीनों बार मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है मुझे। बट वंस यू ट्रस्ट समबडी, अगर इल्म सीखना है, यू ट्रस्ट समबडी, अगर आपको भरोसा है कि मैं आपको जो बोल रहा हूं, अगर उस बात पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है, ट्रस्ट दैट पर्सन एंड देन फॉलो व्हाट ही इज टेलिंग यू। बाकी सारे जो पीर हैं उनको आप साइड पर रखिए। फॉलो वन पर्सन, जो भी आपको वो बोल रहा है, फॉलो दैट पर्सन। अगर मैं ठीक लग रहा हूं तो ठीक, मैं ठीक नहीं लग रहा तो बगल वाला ठीक लग रहा है तो वही ठीक, मगर एक इंसान को पकड़ के उसका सारा प्रोसेस फॉलो करो, आपका मामला वहीं से हल होगा। बिकॉज कोचिंग का सिस्टम इज नॉट लाइक कि पढ़ाना, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, आई कैन टीच यू, लेट सपोज GDP का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझसे अच्छा कोई यूट्यूब पे पढ़ाएगा आपको। यू डोंट नीड GDP का कॉन्सेप्ट मेरे पास, यू नीड द गाइडेंस हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। वो गाइडेंस ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे। आपको अगर वो गाइडेंस मिल जाती वहां, तो यहां नहीं होते आप। टॉपिक पढ़ने नहीं आए आप इधर, टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ो। कुछ लोगों को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो बुक से टॉपिक सीख लेते हैं। GDP किताब से पढ़ेंगे वो समझ आ जाएगा उनको। तो आप टॉपिक पढ़ने इधर नहीं आए, आपको तरीका चाहिए कि सर रास्ता क्या है, क्वालिफाई कैसे होगा, वो रास्ता बताओ, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो पहली बात तो ये। सेकेंडली, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूं आप लिखें, दैट इज ओन द सिलेबस। इसीलिए मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट बी डूइंग दिस।
हमने आपको ये पता नहीं कितने 10-15 पेज का सिलेबस दिया है। हाथ खड़ा करके बताओ किसको ये याद है? हाथ खड़ा करके बताओ। आप यहां पर मल्टीपल बैचेस से आए आज, किसको याद है सिलेबस हमारा? अच्छा, देखा है? देखा होगा ना? ठीक है। हमने आपको मेजर सब्जेक्ट दिया, उसमें माइक्रो लिस्टिंग भी करके दिया कि अंदर क्या क्या आता है। अब याद किसको है? हाथ खड़ा करो। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन यू डोंट नो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इससे पहले वाला क्या था। ये सारा सिलेबस आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव है ना, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें हमने नहीं डाली है, सब कुछ डाला हुआ है। पर आपने सिलेबस को देखा नहीं अच्छे से, आपने सिलेबस को ओन नहीं किया। जब तक आप सिलेबस को मेमोराइज नहीं करोगे, आप तब तक इररिलेवेंट चीजें पढ़ते रहोगे। मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं ना, हाउ डू यू नो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में वो रेलेवेंट है या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बच्चे को क्या होता है, सर पढ़े कहां से, किताब बोलिए कौन सी है, यूट्यूब चैनल बोलिए कौन सी है, आप उसके पीछे भागते हो। अब आपको कैसे पता है कि कोई यूट्यूब वाला मुझे सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, कोई टीचर तहरील सर मुझे सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा है? हाउ डू यू नो दैट वेदर ही इज स्टिकिंग टू द सिलेबस और नॉट, या ऐसी दकियानूसी चीजें पढ़ा रहा है जिसका हमारे एग्जाम के साथ कोई लेना देना नहीं है? तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि सिलेबस क्या बोल रहा है। अगर सिलेबस में आपको लिखा है कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है, जस्ट स्टिक टू दैट। डोंट वॉन्डर, टेंजेंशियली कोई और जाने की जरूरत नहीं है। और ये रेडीली जबानी याद होना चाहिए आपको। कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, देखिए आपने किताब लाई, ल्यूसेंट लाई आपने, या तरुण गोयल लाई, या फिर आपने जम्मू कश्मीर की कोई जहूर मीर की किताब लाई। अब आपको किसी भी क्वालिफायर से बोलो, क्या तुमने वो जहूर मीर की पूरी किताब पढ़ी? वो बोलेगा नहीं। मैंने कितना पढ़ा? भाई उतना ही पढ़ा जितना सिलेबस में दिया हुआ था, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको क्या करनी है, पूरी किताब को शुरुआत से लेकर एंड तक, ये नॉवेल तो नहीं है, कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। जो चैप्टर मिल रहा है वो चैप्टर पढ़ो और खत्म करो, बाकी किताब छोड़ो। आप बी स्पेसिफिक टू व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द सिलेबस, मेमोराइज द सिलेबस। आपके मसले हल हो जाएंगे इससे, किताबें आपकी जल्दी खत्म होंगी, बिकॉज यू नो व्हाट टू स्टडी। ये आपकी बाउंड्री है जिसके बाहर नहीं जाना है। तो मेमोराइज द सिलेबस, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल। जबानी याद होना चाहिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अलग, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड है, उसको नहीं पता कि भाई अब हिस्ट्री में क्या चल रहा है, या हिस्ट्री वाले को नहीं पता कि इकोनॉमिक्स में क्या है, पर आपको टॉपिक्स तो दिए हैं। वो टॉपिक्स कम से कम आपको बाय वर्ड तो समझ आ जाएंगे। भाई ये लिखा है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, यहाँ पे लिखा है मनी एंड बैंकिंग, तो मनी के बारे में या बैंक्स के बारे में पढ़ना है। फिर लिखा है फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में लिखा है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारी चीजें माइक्रो लिस्टिंग देकर है, बस याद करना है, आपको खुद निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑन द सिलेबस इसको मेमोराइज करो आप। नंबर 3, नाउ सी, मोस्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू रिवाइज एंड नॉट जस्ट रीड, नॉट जस्ट रीड। देखिए, मोस्टली व्हाट यू डू इज, स्टूडेंट्स को, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, नई नई चीजें सीखने में, पढ़ने में बहुत मजा आता है। आ जाओ आगे, आगे जगह है, कम फॉरवर्ड आ जाओ, सारे आगे आ जाओ, इधर। नई चीजें पढ़ने में बहुत मजा आता है। अभी नया टॉपिक पढ़ना है तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बच्चे को मौत तब आती है जब उसको रिवाइज करने को बोलते हैं। एक ही चीज जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, समझ चुका है, उसको फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। रिवीजन आपके छूट जाते हैं। दैट इज व्हाई यू मेक सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। आप बोलोगे या उसमें परमुत परेथा तुग्न में केन बोलते हैं ना, कोई बच्चा 5-10 मार्क्स से छूट जाता है। मोस्टली रिवीजन का प्रॉब्लम होता है। आपने कितने रिवीजन किए अभी तक, तो दैट वुड डिफाइन कि आप कितने एग्जैक्टली क्वेश्चन को ठीक करोगे या गलत करोगे। आपका एग्जैक्ट हिट रेट कितना होगा वो रिवीजन से पता चलता है। रिवीजन जितने मल्टीपल होंगे, जैसे 1000 बार टॉपर आपको कहता है मल्टीपल किताबें मत पढ़ो। एक ने जो किताब पकड़ी आपने, या जो टीचर के नोट्स पकड़े आपने, उसको 50 बार पढ़ो आप, उसी से क्वेश्चन होते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। डोंट रीड न्यू थिंग्स, स्टिक टू व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू एंड देन रिवाइज इट 50 टाइम्स, जब तक वो जबानी याद नहीं होगा आपको। तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है, पढ़कर नहीं आता है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी पढ़ा था, गलत मार्क करके आ गए, वो मोस्टली रिवीजन की प्रॉब्लम होता है। तो आपने जैसे टाइम टेबल बनाया ना क्लासेस का,
मैं आपको बता रहा हूं क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन का टाइम टेबल है। अब हर हफ्ते का रिवीजन का टाइम टेबल बनाओ कि पहले मंडे के दिन कौन सा रिवीजन करना है, ट्यूसडे के दिन किसका करना है, थर्सडे के दिन किसका करना है, सैटरडे के दिन किसका करना है, फिर रिपीट कब करूंगा मैं। तो अगर मैं एक टॉपिक आज पढ़ रहा हूं उसको मैं 3 दिन के बाद फिर से पढ़ूंगा, फिर मैं उसको 7 दिन के बाद फिर से पढ़ूंगा, फिर मैं उसको 14 दिन के बाद फिर से पढ़ूंगा, 21 दिन के बाद फिर से पढ़ूंगा, फिर 2 महीने के बाद फिर से पढ़ूंगा। और जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे देन ओनली यू विल हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। कोई भी उठा लो आप टॉपर, वो आपको बताएगा मेरे अपने शॉर्ट नोट्स थे। आप जो अभी नोट्स बना रहे हैं ये रफ है बेसिकली। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आपकी एक एक सब्जेक्ट की इतनी इतनी कॉपी हो जाएगी। और एग्जाम के एक हफ्ता पहले एवरीथिंग इज नॉट योर, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग। आपने शायद एग्जाम दिया हो ना दिया हो, मैंने दिया है, रिवीजन नहीं होता है। फिर पढ़ी हुई चीजें क्योंकि रिवाइज नहीं किया, पढ़ी हुई चीजें भूल जाएंगी आपको। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट बोलने में है मगर बिग इंपैक्ट है इसका, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जो शॉर्ट नोट नहीं बनाता है वो लिस्ट से ही शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा क्या, देखिए मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने आज पढ़ा टॉपिक, ढेर सारा कंटेंट लिखा आपने, सर पढ़ा रहे। अब मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाना है, जैसे मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। अब वो कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने के लिए मुझे 10 एग्जाम्पल्स देनी पड़ती है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है मगर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सपोज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई अलास्का इतने में बेचा गया था, आज वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, अनियंस का प्राइस ये था, आज वो इतना है, गोल्ड का प्राइस ये था, आज वो इतना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जाम। तो काफी सारा कंटेंट जो आप क्लास में पढ़ते हैं या किसी से भी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ इट आप उसको रिफाइन कर सकते हो, उसको काट सकते हो, बिकॉज वो समझाने का कंटेंट होता है, वो एग्जाम में आने का कंटेंट नहीं होता। इसमें से आपको पहली बार रिवाइज किया, दूसरी बार रिवाइज किया, तीसरी बार रिवाइज करने के बाद आपको पता चलता है ये चीज जरूरत नहीं है, ये चीज जरूरत नहीं है, ये चीज जरूरत नहीं है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। और आपने एक नया नोट तैयार करना है जहां पर आप सिर्फ अब शॉर्ट नोट्स लिखेंगे जो काम की चीजें मिली आपको। तो हम पहली बार अगर किताब भी पढ़ रहे हैं, हम नोट्स नहीं बनाते इमीडिएटली। पहली बार आप रीडिंग करते हो, बिना हाईलाइट किए, बिना अंडरलाइन किए रीडिंग करते हैं सिर्फ समझने के लिए। सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन होता है शुरू, बिकॉज सेकेंड रीडिंग में अब आपको लगता है अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन किया। थर्ड रीडिंग में आप हाईलाइट करते हैं कीवर्ड्स को, और चौथे रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिसमें आप सिर्फ अब एक लाइन, एक पॉइंट लिखेंगे, एक कीवर्ड डालेंगे और आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी पता होगी। आपको वो पूरी डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट नोट्स फिर आपको एग्जाम के टाइम फायदा देंगे। जब बगल वाले आपके पास एग्जाम देने जाएंगे, आप देखेंगे उनके पास इतनी सारी किताबें हैं, एक को यहां से देख रहा है, एक को यहां से देख रहा है, और आपके पास सिर्फ 8 पेज होंगे। उन 8 पेजेस को आपने नजर दी, मामला खत्म। एग्जाम के टाइम इट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? आपने A4 शीट लाने, बिल्कुल प्रिसाइज, बिकॉज आंसर राइटिंग तो करना नहीं है फिलहाल। जो पहला स्टेज होता है, चाहे आप केएस की बात करें तो प्रीलिम्स का स्टेज, आंसर राइटिंग तो है नहीं उसमें। आपका एसएसबी का एग्जाम है, उसमें तो कोई आंसर राइटिंग नहीं है। तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट तो चाहिए नहीं इसमें, आपको बस फैक्ट्स चाहिए। तो बिल्कुल छोटा छोटा करके, बिल्कुल मिनिएचराइज करके एक पेज में उतना पहुंचाना है जितना आप 3 पेज में पहुंचाते हो। आपका पूरा इकोनॉमी आपको 8 पेज में आना चाहिए, पूरा हिस्ट्री आपको 8 पेज में आना चाहिए। ऐसे करते करते आपका मिनिएचराइज नोट्स होने चाहिए ताकि वो देखकर ही आपको पुरानी सारी स्टोरी समझ आ जाए। लेकिन ये शुरुआत में नहीं बनाने, 5-6 बार रिवाइज करने के बाद बनते हैं ये। तो आपने रिवीजन करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद देन यू हैव टू मेक वन मोर थिंग जो आपसे छूट जाता है। और ट्रस्ट मी, जिस भी बैच को आज तक हमने पढ़ाया है, ये मैंने कॉमन देखा है। जो भी सिलेक्ट हुआ यहां से, ये मैंने कॉमन देखा उनका ये फीचर कि वो ये काम तो करते ही थे। दैट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन एवरी टॉपिक, ऑन एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पर। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, आज आपको टाइम पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी में, ईवीएस में आपको इकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री में आप अभी मिडीवल पे है। हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उस पे घर पे जाकर आपको सर्च करना है कि इस पे कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपने
क्वेश्चन बैंक लाया है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बैंक लेकर आओ, जैसे एसएससी के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, है ना, केएस के पुराने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं। आपने ये क्वेश्चन बैंक्स उठाने हैं, जैसे पिनिकल एक पब्लिकेशन है, वो ये बैंक्स देती है आपको, 30-30 साल के क्वेश्चन होते हैं उसमें, 40-40 साल के क्वेश्चन होते हैं उसमें। वो सारे क्वेश्चन निकालने, उसमें से देखना मेरे टॉपिक का क्वेश्चन कौन सा है। अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में एसएससी में क्या है, केएस में क्या है, एसएसबी में क्या आता है, वो सारा कुछ उन एमसीक्यूज पर, हर टॉपिक पे एमसीक्यूज ढूंढना है। और अगर आपको किताब से नहीं आ रहा तो ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स है, 300-400 रुपए में वो आपको साल भर की सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसमें लाखों क्वेश्चन होते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक करके एक वेबसाइट है, वहां का उनका सब्सक्रिप्शन ले लो आप, आपको हर टॉपिक पे उनको एमसीक्यूज मिलेंगे। और गारंटीड मैं आपको बोल रहा हूं, यहां से आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो ना कोई किताब देगी ना कोई टीचर देगा। और यहां से जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उनको इन नोट्स में आपको ऐड करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और ये आपको किस किस में फायदा देगा? सबसे पहले जो चीज आपने पढ़ी, क्या उसमें आपको क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, क्लास में समझा भी, टीचर ने अपने हिसाब से पढ़ाया, लेकिन क्या एमसीक्यू निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? अगर निकल रहा है तो शायद ठीक समझाए, अगर नहीं निकल रहा तो और पढ़ने की जरूरत है। उधर ही आपका काला चिट्टा निकलेगा कि मैंने जो पढ़ा वो रेलेवेंट था या नहीं था, एमसीक्यूज निकल रहे मेरे या नहीं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता चलेगी आपको। सेकेंडली, इसमें आपको समझ आएगा कि किसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनता कैसे है। अब हमने कॉन्सेप्ट समझा तो सही, पर इस पे सवाल बनेगा कैसे, एमसीक्यू से क्लियर होता है कि अच्छा इस तरीके से इसको सोचना है, इस टॉपिक के बारे में ऐसे सोचना है। तो एमसीक्यूज वुड हेल्प यू अ लॉट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उस पर। उसके बाद जो रिलेटेड ऑप्शंस है उनमें कैसे एलिमिनेट करना है। कभी कभार बहुत रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, उसमें किसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन कैसे डाले जाते हैं, आपको पहले से प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में जाकर शॉक नहीं मिलेगा फिर आपको। ये हर टॉपिक पे अगर आपने करा, आपको इतना रिच कंटेंट मिलेगा। एक बार करना है ये, जस्ट वंस, डू दिस फॉर वंस। ये बार बार नहीं करना है, इसमें चाहे आपको 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, एक बार करना है। इसी बेसिस पे सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे आपके। आप अभी वाला एग्जाम दे या फिर इसके बाद वाला आएगा, तहसीलदार का आएगा, केएस का आएगा, जो भी, इसी बेसिस पे क्वालिफाई होगा वो। एक बार ये काम करना है आपको, हर टॉपिक पे बना के रखो बस। ऐसे टीचर पढ़ाता है आपको, क्या वो बार बार फिर वो नोट्स बनाते हैं? आपने एक बार बनाया होता है, एक बार मेहनत होगी आपकी, एनसीईआरटी पढ़ लिया, सारा कुछ ठूस दिया उसमें और नोट्स अपने तैयार कर लिए, एमसीक्यूज निकाले हर टॉपिक पर, फिर एक बार पढ़ाना है, खत्म बात। वही चीज बार बार पढ़ाई जाती है। अब जिसका थोड़ा करंट वाला सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स है या टेक्नोलॉजी वाला है, वो फिर उसको करंट से अपडेट करना पड़ता है। मगर हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी वाला जो टीचर है वो एक बार पढ़ता है, उसके बाद वही नोट्स आपको बार बार पढ़ाता है, बिकॉज उसी से सारा निकलता है। मैथमेटिक्स वाले को कुछ अपडेट नहीं करना है, वो वही चीज आपको बताऊं। मैं कहता हूं मैथमेटिक्स वाला ये तक आपको बोल सकता है कि 100% पेपर मेरे सब्जेक्ट से निकलेगा, मेरे नोट से निकलेगा आपको 100%। एग्जाम्पल भी वही आएगी आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सिंपल चीज है, उसमें कोई नया अपडेशन तो आता नहीं है। जीएस में ये क्लेम करना बहुत मुश्किल है कि मैं तो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास इकोनॉमी पढ़ोगे तो 100% निकलेगा। भाई इकोनॉमी तो पूरा कुछ भी आ सकता है उसमें। मैथमेटिक्स में सेट डिफाइन चैप्टर्स है, उसकी आपने अलग अलग क्वेश्चंस कराए, खत्म बात, उसी में से आएगा और क्या आएगा उसके बाद। वैल्यू उधर पिधर होगा, वो आपको वहीं पे करना है। तो आपने एक बार ये मेहनत करनी है। तो एमसीक्यूज एवरी टॉपिक पर, हर टॉपिक पर आपके पास जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, साइड पे एक सेक्शन खुला होना चाहिए, जहां पर आप घर जाकर अब उस टॉपिक पर एमसीक्यूज निकालेंगे और वहां से जो एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे वो अपने नोट्स में एनरिच करते रहना है। सो क्वालिफाइंग दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग क्लासेस। ये तो बेसिक मिनिमम है, ये बेसिक मिनिमम, इट्स लाइक गेटिंग एक्सपोज्ड टू द सब्जेक्ट। असल काम ये आपका काम है, ये सिलेक्शन आपकी है, मेहनत भी आपकी है, ये काम करना पड़ेगा बिकॉज ये मेहनत आपकी है। और यही नहीं करोगे आप, मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट डू दिस एंड दैट वुड बी द रीजन यू विल नॉट क्वालिफाई। उसके बाद नंबर 6 पर मॉक्स देने पड़ेंगे। मॉक्स देने पड़ेंगे, अल्टीमेट चीज है ये। देखो अब मैं मॉक्स का फायदा बताता हूं आपको। देखो मॉक्स से क्या होता है, आपने 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया, उसमें जनरल स्टडी सब कुछ है मिलाकर, सारे क्वेश्चंस मिलाकर है। जब आप अपना स्कोर देखेंगे, लेट्स सपोज 40 का स्कोर आया आपको, इमीडिएटली आपको पता चलेगा अब एनालाइज करना है। मॉक देने का मतलब हो गया
मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपनी गलतियां पता चलनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू नो कि मैं कमजोर कहां पर हूं और गलती कहां कर रहा हूं। मॉक का वही मतलब है। मॉक का मतलब नहीं है आप टॉप स्कोर करो। मॉक का मतलब है मैं गलती करूंगा ताकि मैं पहचान सकूं कि मेरी गलती कहां पे है। नाउ सी, आपने 100 क्वेश्चंस दिए मॉक्स में, उसमें आपको 40 का स्कोर मिला। इमीडिएटली आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिससे सबसे कम स्कोर हो रहा है मेरा। अब एक मॉक से पता नहीं चलेगा, 2-3 मॉक देने आपको अपने बारे में चीजें पता चलेगी, अपने बारे में चीजें पता चलेगी। इतना इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, पता नहीं आपने सुना या नहीं। अमेरिका की एक लड़की थी जिसने कुछ दिनों के लिए वो टिंडर चलाया था। टिंडर है ना वो एप्लीकेशन जिस पे आप पार्टनर्स ढूंढते हैं। 3 दिन के लिए उसने टिंडर डाउनलोड किया। वो टिंडर में मुझे आइडिया नहीं, मैंने कुछ पढ़ा उसके बारे में कि उसमें कुछ ये होता है कि किसका प्रोफाइल ज्यादा रेटिंग वाला है, किसका थोड़ा कम रेटिंग वाला प्रोफाइल है। तो उसने 3 दिन चलाया एंड शी वाज नॉट हैप्पी विद द इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन, तो उसने अनइंस्टॉल कर लिया। शी वाज नॉट हैप्पी विद हाउ शी वाज रेटेड। तो उसने टिंडर को एक मेल भेजा, कहा कि आप मुझे मेरे प्रोफाइल का डेटा भेजिए, बिकॉज बाहर डेटा प्रोटेक्शन होता है, जहां पर आपने कंपनी को अगर डिमांड किया कि मुझे मेरा डेटा चाहिए, कंपनी हैज टू फर्निश द डेटा। अब इंडिया में भी शुरू हो गया वो पिछले साल जब हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। अब उसने जब ईमेल किया, बोला कि मुझे डेटा भेजिए। अब उसने 3 दिन का डेटा भेजा, 800 पेज का। 3 दिन टिंडर चलाया, 800 पेज का डेटा तैयार हुआ उसका। और वो लड़की कहती है, जब मैं अपना ही डेटा पढ़ रही थी, मुझे अपने बारे में इतना कुछ पता चला जो मुझे पहले पता ही नहीं था, कि मैं ऐसा, मेरा ऐसा सोच है या मेरी ऐसी बिहेवियर है, ऑनलाइन बिहेवियर। बिकॉज ऑनलाइन भी आपका एक बिहेवियर होता है, इसको आप बायोमेट्रिक कहते हैं, कि हम इंसान की सर्फिंग, बहुत कम लोगों को यह बात पता है, इंटरनेट चलाना और इंटरनेट सर्फ करना, इट इज अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, जैसे आपका डीएनए है, इंसान की सर्फिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन है, बिकॉज इंसान की सर्फिंग का बिहेवियर इज यूनिक, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट सिर्फ मेरे पास है, ऐसा फिंगरप्रिंट किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सर्फिंग करने का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। तो उसने कहा कि मैंने अपना बिहेवियर जब देखा तो मुझे अपने बारे में ऐसी चीजें पता चली जो पहले पता नहीं थी, बिकॉज को डेटा मिला। आपको वही डेटा पता चलना चाहिए अपने बारे में, कि विच आर दी सब्जेक्ट्स जिसमें हम कमजोर है। तो जो कमजोर वाला पार्ट है, जैसे कंसिस्टेंटली आपको पता चलेगा भाई ईवीएस में मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया दिस इज द मिस्टेक, ईवीएस वाला पार्ट इज माय वीक एरिया। इंग्लिश वाला सेक्शन है जो जानकर भी गलत हो रहा है, तो आपका उधर पे ही आइडेंटिफाई हो गया बीमारी इंग्लिश में। तो आपको पहले मॉक से तो पता चलेगा मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और हर इंसान का अलग अलग होता है, किसी का मैथमेटिक्स में गलत हो रहा है, किसी का किसी और सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, और जहां पर गलत हुआ, आइडेंटिफाई बीमारी हो गई, उस पर कंटेंट रिच करना है। सेकंड चीज क्या पता चलेगा आपको, कि मेरी हिट रेट क्या है, कि कितने क्वेश्चन पर कितना कट ऑफ ऑन एन एवरेज मिल रहा है मुझे। कि भाई अगर मुझे ऐसा करना है कि अगर 100 क्वेश्चंस है, लेट्स अज्यूम 100 क्वेश्चन में अगर मैं 70 क्वेश्चन कर लेता हूं, या मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं, तो मुझे लगभग 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि अगर मैं 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, उसके बाद मुझे इतना स्कोर मिल रहा है ऑन एन एवरेज। ये पता चलेगा आपको मॉक से कि हिट रेट कितनी है, कि कितना अटेम्प्ट करने पर कितना मुझे मार्क्स मिल रहा है। और आप देखेंगे अगर आप 5-6 मॉक लगातार देंगे, आपका एवरेज स्कोर सेम होगा, ऑलमोस्ट वहीं के, जैसे 60 आ रहा है तो कहीं 65, 55, 58, 63 इसी के बीच आएगा आपका। तो आपको समझ आ गया भाई कट ऑफ अगर 80 है और मुझे 60 आ रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि रियल एग्जाम में मुझे 80 आएगा। आपको मॉक में 90 लाने हैं, तब रियल एग्जाम में 80 आएगा आपको। तो एग्जाम देने से पहले ही पता चलेगा आपको कि मैं फेल हो रहा हूं या पास हो रहा हूं। तो इंस्टेड ऑफ फेलिंग इन द एक्चुअल एग्जाम, लेट्स फेल इन द मॉक एग्जाम, so that you can identify your failure and work on it. तो मॉक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर हिट रेट, कितने क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलता है मुझे, और क्या वो मार्क्स कट ऑफ के लिए कट ऑफ के लिए सही है या नहीं है। बिकॉज आपको हमेशा हायर बार रखना है कट ऑफ का। एवरेज निकालिए कि कट ऑफ कितना होता है पेपर्स का, उसके ऊपर का टारगेट करना आपको। नाउ हाउ वुड यू डू दैट व्हेन यू हैव द मॉक टेस्ट? कम से कम 20 प्लस मॉक्स देने आपको। यहां के मॉक दो, बाहर के मॉक दो, जो जिसका मॉक मिलेगा सब लगाओ। आपको वहीं पर पता चलेगा कि मेरा गड़बड़ कहां हो रहा है।
वीक एरिया कौन सा है, और कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेरे कंटेंट में नहीं है, जो मेरी किताबों में नहीं निकले, उनको अपने नोट्स में ऐड करना है। मेरा हिट रेट क्या है, मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज हर एक, हम नहीं कह सकते देयर इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि भाई 80 अटेम्प्ट करो तुम कट ऑफ के ऊपर जाओगे। जरूरी नहीं है, किसी की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वो 70 पे वो करेगा जो दूसरा 80 पे नहीं कर सकता। तो एक्यूरेसी कितनी है आपकी वो पता चलेगा आपको। तो आपने मॉक्स लगाने हैं। अब देखिए, ऑल ऑफ दिस इज बियॉन्ड योर कोचिंग प्रोग्राम। कोचिंग प्रोग्राम में हम आपको स्पून फीड कर रहे हैं, पर यह मेहनत आपका है। इसके बाद आप बताओ क्या कर रहे हो। जैसे होता ना, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि तुम पैसा कमा रहे हो, बोला हाँ, बोला निसाब से ऊपर हो, बोला हाँ, बोला ज़कात दो 2.5%। अब ज़कात देनी है 2.5%। आप ये नहीं कह सकते सर मैं ज़कात 2.5% दे रहा हूं तो मैं जन्नत का ठेकेदार बन गया। भाई ज़कात देनी है, दैट इज द बेसिक मिनिमम। तुम कमा रहे हो तो ज़कात दो, उसके बाद बताओ सदका कितना दोगे। ज़कात इज द बेसिक मिनिमम। पैसा है तो क्लियर करो, उसको साफ करो। साफ करने का तरीका है, उसको ज़कात देने से पैसा साफ होगा। उसके ऊपर बताओ सदका कितना दोगे, दैट इज द रियल थिंग। तो क्लास देना इज अ बेसिक मिनिमम, ये तो करना ही है। उसके ऊपर बताओ ये कौन करेगा, और जो करेगा वो मकाम पाएगा। समझ रहे आप? ये जरूरी है भाई, इसको इतना इजी मत लो आप, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन है एंड आपका कंपटीशन क्लास में है ही नहीं। इस क्लास में बगल वाले आप देखो, दाएं बाएं जो भी आपको यहां बंदर दिख रहे हैं, वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बैठे हैं, इससे पहले जो 300 बच्चे निकले हैं इसी इंस्टीट्यूट से, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन है आपका। और पढ़ लिया, सब रिवाइज कर रहे हैं, शॉर्ट नोट बना लिया, टेस्ट लगा रहे हैं, वो कंपटीशन है। तो क्लास में है ही नहीं कंपटीशन आपका, बगल वाला है ही नहीं, वो बंदा नहीं पढ़ रहा है जो, वो आपको डुबा के रखेगा, उसको निकालो क्लास से। जो आपको जैसे ही क्लास में 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसको पेन लगती है, किधर निकलना है निकलना है, वो खुद भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। क्लास में 80% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं होते हैं हमेशा, हर बैच में। तो ये चीज समझना है आपको कि आपका कंपटीशन है ही नहीं क्लास में, या बच्चे है ही नहीं क्लास में। वो पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पिछले एग्जाम में 10 मार्क्स से रहे, वो है असल कंपटीशन आपका। पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, उनकी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका है, दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। इसके बाहर कुछ भी नहीं। अब हम जब कहते हैं ऊपर वाले ने निजाम बनाया, देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप हम कहते तो बहुत है कि लक है लक है लक है, वो सब है। लक का फैक्टर मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा कि लक काम कैसे करता है, ऊपर वाले ने लक का सिस्टम क्या रखा है। फिलहाल मैं बस इतना बताऊंगा आपको। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, इसका एक निज़ाम है, इसका एक प्रोसेस है। आप जब इंग्रेडिएंट लाते हो खाना पकाने के लिए, क्या आप उसमें यह बोलते हो कि मैं सारे इंग्रेडिएंट डालूंगा फिर लक है कि डिलीशियस फूड बनेगा या नहीं बनेगा? हम ऐसा बोलते हैं कि मैं सारे इंग्रेडिएंट डालूंगा फिर लक है कि खाना बनेगा अच्छा या नहीं बनेगा? ऐसा तो हम नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट डालो खाना तो अच्छा बनेगा ही। ये इंग्रेडिएंट है, अब इंग्रेडिएंट डालो खाना अच्छा बनेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज अल्लाह ताला का निजाम है ये। प्रोसेस बताओ क्या है, वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट मिलेगा आपको। तकदीर का सिस्टम ऐसे ही चलता है। आपकी मेहनत आपकी तकदीर डिसाइड करती है। इट्स नॉट लाइक गॉड्स विल कि नहीं तुम्हें जहन्नम में पहुंचाना है। इट्स योर ओन विल कि तुम बताओ क्या करोगे, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, सब तुम्हारे पास, सारा तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे पास है। अगर अल्लाह का इख्तियार बीच में आ गया तो फिर आपके पास हुज्जत है कि आप उसको बता सकते हो मैं अपनी जिंदगी तो चला ही नहीं था, तुम चला रहे थे, मैंने तो किया ही नहीं कुछ, तो आपने डिसाइड किया था। वो डिसाइड नहीं करता, डिसाइड आप करते हैं, तब जाकर उसको पता चलता है कि डिसाइड क्या किया तुमने, वो वही लिखेगा आपको आपकी तकदीर में जो तुमने डिसाइड किया। तो यू हैव टू डू दिस। इट्स नॉट लाइक कि ऊपर वाला आपको करने नहीं दे रहा। ये सब ये आप पूरी जिंदगी आपके हाथ में है। You decide for your own self whether I have to bring these ingredients together and whether I have to qualify the exam or not. Nobody, मैं आपको बता रहा हूं, nobody is going to take the merit out. चाहे रिजर्वेशन का कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, चाहे आपका मसला चोरी का कितना हो या लीकेज का कितना हो, एसएसबी पर बात लिखने आएंगे कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, जेकेपीएससी ने क्या क्या कांड किए हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, सारे केसेस का लिस्टिंग दिया था मैंने कि इन बदमाशों ने किया क्या अभी तक, कितने केसेस और कितने जिंदगियां बर्बाद की उन्होंने। मगर हमेशा आप देखेंगे वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कट ऑफ के नजदीक होते हैं।
बिकॉज उनको हम नीचे उतारेंगे अगर तो मामला उतना भड़केगा नहीं। अब जो टॉप का बंदा है उसको वो डरते हैं उसको हाथ लगाने से, क्योंकि उनको पता है यार इसका मेरिट बहुत हाई है, इसको नीचे उतारेंगे, इसको पता है कि मैं क्वालिफाई करूंगा, ये आवाज उठाएगा। ऐसे बंदे को हाथ नहीं लगाते हो। नोबडी इज गोइंग टू टेक द मेरिट आउट। आपको बस बार अपना बहुत हाई करना है, बहुत टॉप पे अपना बार रखना है। उसके बाद रिजर्वेशन का दिक्कत है, उस पर केस चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका भी थोड़ा ओपन मेरिट वालों को कुछ सहूलियत मिले। मगर आपने उस सारे पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर मेरिट। अगर 600 पोस्ट है, आप सिर्फ 300 के लिए लड़ रहे हो, बाकी भूल जाओ। आप सिर्फ 300 के लिए लड़ रहे हो, उसमें भी बार बहुत हाई करना है और उसमें तगड़ी मेहनत लगती है। ये 5-6 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा ये। आप यू हैव टू गिव इट एवरीथिंग, सब कुछ देना है। आपको क्लास एक्सटेंड हो रहा है, संडे को आज आप संडे को लाए आपको, तो कल लोगों को पेन लगी थी भाई संडे को क्यों रख रहे हैं क्लास। संडे हो मंडे हो, तुम्हारे 31 दिन नहीं 32 दिन आना है तुम्हें एक महीने का। वो तो आपको यू हैव टू गिव इन दिस हार्ड आवर्स। ये वक्त है जिसमें आपको लगाना है। सो इन्वेस्ट दिस। कितना टाइम है? 6-7 महीने में इट विल बी डन। और अगर एग्जाम पहले हो गया कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज डन। हमारे पास मल्टीपल बैचेस है, हम मल्टीपल बैचेस से रिकॉर्ड करके सारा कंटेंट दे देंगे आपको। आपके पास पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए। डोंट क्वेश्चन अस कि सर ये 4 महीने में खत्म होगा नहीं होगा। आप बताओ आप कितना पढ़ोगे, सारा कंटेंट दे देंगे आपको। सलाहियत है तो 3 महीने में खत्म करके दे दो। मल्टीपल बैचेस पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में, आप यहां 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, घुसो दूसरे बैच में, वहां 3 और पढ़ो अगर सलाहियत है। जिसको 6 महीने लग रहे हैं 3 महीने में खत्म करके दे दो। और आप में सलाहियत होनी चाहिए। कोई बैच 5 से है, वो मॉर्निंग में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बैच 6 में और 3 चल रहे हैं, जाके उधर भी बैठो, कोई रोकेगा नहीं आपको। समझ रहे आप? सो इट इज अप टू यू कि आपको सिलेबस कब खत्म करना है। इट्स नॉट अप टू अस। हमारा एक सेट डिफाइंड स्टैंडर्ड है। 3 क्लासेस चल रहे हैं, कभी 4 भी चलेंगे, कभी 2 भी चलेंगे। 3-4 घंटा रोजाना देना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमने इतना हिसाब रखा है इसका। अब इसको अगर कम करें तो कम किया जा सकता है, फिर टॉपिक हटाने पड़ेंगे। टॉपिक हम हटाना नहीं चाहते। टॉपिक जितने हैं आपको लिखा हुआ है पूरा, क्या क्या टॉपिक दिया है। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में है कवर करके ही निकलना आपको यहां से। और जिसको जल्दी जल्दी खत्म करने की पड़ी है वो हाइब्रिड से इस्तेमाल कर ले या दूसरे बैच में घुस जाए। 3 की जगह 6 सब्जेक्ट पढ़े। समझ रहे हो? तो डू दिस वर्क, दिस इज योर वर्क। वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। टेस्ट होगा जो होगा, हमारे हर क्लास के बाद हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होता है, लेकिन फिर ये काम फिर भी आपने खुद करना है। और मैं आप एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं पिछले आधे घंटे से अपना गला फाड़ रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं अभी भी नहीं करोगे आप नहीं करोगे। 80% ऑफ यू वुड नॉट इवन डू दिस। और दैट विल डिसाइड कि आपका रास्ता अलग हो जाता है, उधर ही फिल्टर आउट हो जाएगा, उधर ही। एंड दिस इज द ओनली वे। मैं पिछले 5 साल से यही बात बोल रहा हूं और कभी भी गलत प्रूव नहीं होता हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है आपको कितना भी बोला जाए, यू वुड नॉट टेक दिस सीरियसली। आपको लगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्लास दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू स्किप द क्लासेस बट डू दिस, डोंट नीड टू कम हियर। मगर ये है असल काम, समझ रहे आप? नाउ सर आ रहे, उनसे बम्बार्ड करो क्वेश्चंस का, जितना भी डाउट है आपको इस सारे कैसे क्वालिफाई करना है। ही इज द पर्सन जो मुझसे ज्यादा बेहतर बताएगा आपको कि पहले ही अटेम्प्ट में कैसे करना है। जरा बुलाना सर को। Yes, sir. Yes, yes. Oke, sim. Mira.
थोड़ा नज़दीक। या श्योर मैम, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाज़ बयां अगरच मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां अगरच मेरा शौक़ नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये शेर इसलिए क्योंकि सर को ऑलरेडी पता है आई एम ग्लासोफोबिक, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है। तो नहीं सर, आवाज़ आ रही है सबको अब? माई नेम इज़ अब्दुरूब डार, son of Ghulam Rasool Dar and Halima Bano. I am from village Guripura of तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बडगाम। पहले मेरे एकेडमिक्स पे जाते हैं, मैंने ये स्कूलिंग डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट स्कूल से की है, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा से बीएससी किया है, फिर एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से किया है 2016-17 में 17-18 में। मेरा ये जो एसआई का सफ़र है ये शुरू होता है 2016 से। नवंबर 2016-17 में नोटिफिकेशन आई। हमारा तब होना था 2 सेमेस्टर होने थे एमएससी की, लेकिन आपको पता है 2016 में डिस्टर्बेंसेस थी तो कोई सेमेस्टर नहीं हुआ था। फिर 2 सेमेस्टर हमारे हुए मार्च अप्रैल 2017 में, 2 सेमेस्टर एक ही महीने में हुए। फिर जब नोटिफिकेशन आई तो मैंने नोटिफिकेशन देखी। फॉर्म भरने से पहले ही मैंने जो पहला काम किया है, मेरा जो भाई है बड़ा भाई, उसने मेजरिंग टेप लाया, उसने देखा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अप्लाई करने से पहले मैंने अपनी हाइट मेजर की, अपना चेस्ट मेजर किया, उसके बाद अप्लाई किया मैंने। जब अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 2 महीने के अप्रैल मई 2017 में हमारा फिज़िकल टेस्ट था। इस वक्त जो आपका है पैटर्न वो डिफरेंट है। हमारा उस वक्त था 3 टायर सिस्टम, इस वक्त 2 टायर है। तब पहले था फिज़िकल के बाद था रिटन के बाद था इंटरव्यू। इस वक्त पहले रिटन एग्जामिनेशन है आपका, उसके बाद आपका डायरेक्ट फिज़िकल है, उसी के हिसाब से फिर मेरिट बनता है। जब फिज़िकल था मेरा 16 ऑफ अप्रैल को मेरा स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। 15 अप्रैल को यानी कि एक दिन पहले मेरा फिज़िकल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन मेरे लिए फ़िज़िकल करना ऐसा था जैसा सर पिछले एक वीडियो में केस के रिज़ल्ट के बाद बोल रहे थे, हमको लगता है कभी किसी स्टूडेंट को अभी 4-5 अटैम्प्ट लगेंगे तब जाके ये क्वालिफाई करेगा। मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को ऐसा लगता था कि ये कभी फिज़िकल नहीं कर पाएगा, ये रेस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली की और मेरा फ़िज़िकल क्वालिफाई हो गया। पहले दिन जब मैंने ये पुशअप्स के लिए ट्राई किया तो 3 पुशअप्स में कर पाया, ओनली 3। और जब फिज़िकल का टाइम आ गया उस वक्त मैं 30 करता था। 10 टाइम्स मैंने इंक्रीज़ की सिट रन, 10 टाइम्स। मेरा जो शेड्यूल रहा है वो आपके लिए मुझे लग रहा है सबसे बेनिफिशियल होगा, क्यों बाकी मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, सिलेबस सर आपको मुझसे 100 टाइम्स बेटर बता सकते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी थी ये था टाइम मैनेजमेंट जो मेरा था। एक साइड में एमएससी, वो भी एक साइंस सब्जेक्ट में, वहाँ हमें 9:30 क्लास स्टार्ट होती थे, 4 साढ़े 3-4 बजे ख़त्म होती थी। हमारा रूम था हबक में, एक रूम में हम 3 स्टूडेंट थे, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और मैं फिज़िक्स का था। खुद खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना और यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स करना, उसके पैरेलल में ये प्रिपरेशन करना। आप खुद समझ सकते हो कितना मैनेज करना था, बैलेंस कितना करना था। मेरा एक जो डेली रूटीन ये रहती थी, मैं सुबह रूम में सबसे पहले उठता था। सुबह जब मैं सुबह उठता था पहले वज़ू करके नमाज के बाद मैं निकलता था हबक चौक से बराबर दरगाह जो स्टैंड है
वहाँ तक रेस लगाता था दोनों डायरेक्शंस में। वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है। तो रेस लगाने के बाद फिर पहुँचता था रूम पे पुशअप्स करता था। पुशअप्स करने के बाद जब फिर चाय वाय होती थी, खाना वाना तैयार करते थे, फिर यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी जाते थे वहाँ से के असाइनमेंट लेके आते थे, फिर रूम पे लगभग 4 बजे पहुँचते थे। वहाँ असाइनमेंट्स सॉल्व करने थे, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, डिफरेंट थे। 4-5 सब्जेक्ट्स के होते थे, 3-4 के रोज़ होते थे। जब हम ये असाइनमेंट्स क्लियर करते थे, फिर खाना शाम का खाना तैयार करते थे, और मगरिब के टाइम, ऑलमोस्ट मगरिब के टाइम में निकलता था रूम से, जाता था लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में लगभग 12:30, कभी 2 बजे तक, कभी 1:30 बजे तक पढ़ता था। वहाँ से फिर आके ये जो टाइम मेरा था, ये शाम से लेके कभी 8 बजे मैं निकलता रूम से, 12 बजे वापस आता था यूनिवर्सिटी। ये था मेरा वो टाइम जिसमें मैं प्रिपेयर करता था। हाँ, 2 महीने और मुझे मिले, जो विंटर वैकेशन थी 1.5 महीने की, वो उसमें मुझे पूरा टाइम मिला प्रिपेयर करने का। तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या रहे? स्ट्रेटजी से पहले आपको ये कि आपका गोल जो है, गोल पे फोकस करना है। आपने अगर गोल रखा है अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा बनना है, कल को मेरे कंधे पर 2 स्टार लगने हैं, तो उसके लिए आपको फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिनड। मोटिवेटेड से ज़्यादा आपको डिसिप्लिनड रहना है, क्योंकि अगर आपको मेरे यहाँ आने से, मेरे बोलने से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप आज जाके 10 घंटे पढ़ेंगे, कल 9, फिर 8, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है लाइफ में, आप कल भी 10 पढ़ रहे थे, आज भी, परसों भी, 1 महीने के बाद भी आप बराबर 10 घंटे पढ़ोगे। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इसमें है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम आप किस तरह मैनेज करोगे? मैंने आपको अपनी मिसाल दी कि मैं किस तरह टाइम मैनेज कर रहा था, और एमएससी पैरेलल में करना ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मैं आज भी हैरान होता हूँ किस तरह अल्लाह की मदद से किस तरह ये हुआ। तब लाइब्रेरी एक अच्छा ये चीज़ है, लाइब्रेरी आप जाया करो सब। टाइम मैनेजमेंट में एक फार्मूला है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, 3S फार्मूला। 3S 24 आवर्स को हम 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, 8, 8 और 8। पहले 8 जो है S, दैट इज़ फॉर सेल्फ। उसमें आपका पर्सनल जो एक्टिविटीज़ है, आपका खाना, आपका पीना, आपकी सफाई, एक्सरसाइज, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, इसके अलावा नमाज, इबादत जो है, ये 8 घंटों में सब कुछ जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है आपकी, वो इन्हीं 8 घंटों में आप करेंगे। फिर इस मॉडल के हिसाब से फिर 8 घंटे स्लीप, सेकंड S जो है 8 आवर स्लीप। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज का जो कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए दिस 8 आवर स्लीप इज़ मोर। तो मुझे लग रहा है 6 घंटे, इसमें 2 घंटे आप कम कर सकते हैं, वो कहीं और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 5-6 घंटे इज़ मोर देन एनफ फॉर यू पीपल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 5-6 घंटे एनफ है। तो थर्ड ऐसे जिसमें 8 घंटे है, दैट इज़ स्टडीज़। उन स्टडीज़ में जो 2 घंटे आपने या 3 घंटे स्लीप में से आपने काटी, नींद में से काटी आपने, वो यही इन्वेस्ट करो। तो डेली आपकी बच गई 11 और 10 आवर्स। ये जो 11 और ये 10 और 11 आवर्स जो है, ये है दीज आर ओनली फॉर स्टडीज़। इनमें आप कभी जो कॉल रिसीव कर रहे हो ना आप, इसमें अगर आप 2 मिनट लगा रहे हो, वो आपको काटनी है, वो इनमें इंक्लूड, स्टडीज़ में इंक्लूड नहीं करनी है आपको। दैट मीन्स 10 आवर्स दीज आर एक्यूरेटली, ये इसमें कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर ज़्यादा कर सकते हो आप लेकिन कम नहीं। 10 आवर्स मीन्स 10 आवर्स, कॉल बाकी चीज़ें ये एक्सक्लूड करनी है इनमें से। तो अगर आप 10 घंटे हर रोज़ पढ़ोगे, मुझे लग रहा है दिस इज़ मोर देन एनफ। 10 घंटे रोज़। और फिर स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कुछ लोगों, देखो हर किसी का खुद के लिए जो अपनी पर्सनालिटी होते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको मज़ा आता है सुबह पढ़ने में, वो सुबह सवेरे उठते, फजर के टाइम फजर पढ़ के फिर पढ़ते बराबर 10-12 तक, और उनको कंसंट्रेशन रहती है इन आवर्स में, अर्ली आवर्स में। कुछ लोग इवनिंग में पढ़ते थे। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा इवनिंग में पढ़ता था,
लाइब्रेरी में ही, कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, वही पढ़ता था मैं। और सब्जेक्ट जो कितने सब्जेक्ट्स दिन में पढ़े, मैं दिन में 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ता था। कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट दिन में पढ़ते हैं, एक हफ्ते के लिए एक सब्जेक्ट, दूसरे हफ्ते के लिए दूसरा सब्जेक्ट। मैं एक दिन में लगभग 4-5 सब्जेक्ट्स कवर करता था। उनमें मैं ये स्ट्रेटजी रखता था कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता था वो मैं सुबह पढ़ता था, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है इंसान को, जो ग्रास्प ज़्यादा होता है सुबह, तो मैं वही पढ़ता था सुबह। जो मुझे लगता था मेरे लिए इजी है सब्जेक्ट, वो मैं आफ्टरनून में पढ़ता था, या जब इंसान को नींद चढ़ती है या सुस्ती आती है उस वक्त वो सब्जेक्ट पढ़ा करो जो आपको सबसे इजी लगे। मैं पढ़ता था ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये मुझे इजी लगते थे, तो मैं इन्हीं को पढ़ता था इन आवर्स में, आफ्टरनून में 2 बजे के बाद। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा कि किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा जो पैटर्न आप सबको पता ही है। पैटर्न हमारा बैच था उसमें पैटर्न ये था कि 120 क्वेश्चंस का 120 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स था, 120 मार्क्स। वो फिर कन्वर्ट होते थे 85 पॉइंट्स में। उन 85 पॉइंट्स के अलावा और इंटरव्यू के 15 पॉइंट्स थे, कुल मिला के 100 में से मेरिट डिसाइड होता था। आपके इस वक्त 120 क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 1.25 मार्क्स, दैट इज़ इक्वल टू 150 मार्क्स। 0.33 है उसमें नेगेटिव मार्किंग, तो 150 में से आपके मार्क्स काउंट होंगे, तो उसी पर मेरिट डिसाइड होगा, उसी पर आपका मेरिट डिसाइड होगा। जो फिज़िकल है आपका, फिज़िकल में आपको बस मेहनत करनी है। अगर आप दौड़ नहीं लगा सकते हो ज़्यादा, या मैं कभी ये खेला वेला ज़्यादा नहीं हूँ, क्रिकेट में खेलता नहीं हूँ, बाकी भी बस हार्डली खेत वेत पे घर पे काम करते हैं, आपको रूरल एरियाज़ का पता ही होता है। तो फिज़िकल जो है आपको उसमें मेहनत करनी है, 2-3 महीने कंटिन्यूसली भागो आप। लेकिन इस वक्त आपको फ़िज़िकल के लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले आप बस इस रिटन के लिए ये करो फोकस। हमारे वक्त में पहले फ़िज़िकल था, इस वक्त पहले रिटन है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा आप पहले फ़िज़िकल जो है आपका, फ़िज़िकल पे इस रिटन जो है आपका, रिटन एग्ज़ाम पर फोकस करें आप। ये जो बुक लिस्ट होता है, बुक कौन सी किस किस किताब से पढ़े, मैंने जो किताबें पढ़ी है उस वक्त पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, और इसके अलावा मैंने मैग बुक्स पढ़ी, और NCERT सारी 6th से 10th तक सारी NCERT बुक्स पढ़ी। लेकिन मुझे लग रहा है आप जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोचिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए बुक लिस्ट रहेगा वही जो उनके टीचर्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आपका टीचर आपको पढ़ाता है, वो आपको नोट्स बनवाता है, नोट्स देता है, फिर इसके अलावा वो आपको बुक लिस्ट भी देता है। आपके लिए वही बुक लिस्ट बेटर रहेगा, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं अकॉर्डिंगली वो बुक लिस्ट भी आपको रिकमेंड करेगा, तो उनसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो बेटर आपके लिए बुक लिस्ट वही रहेगा जो रेस्पेक्टिव सर और वो फैकल्टी मेंबर्स वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के। जैसे सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, साइंस टेक पढ़ाते, तो सर बेहतर जानते हैं मुझसे और हर किसी से कि इनके लिए इस एग्ज़ाम की लेवल के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो बुक लिस्ट में वही आपको ठीक रहेगा। फिर है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं लड़के कि सर डिस्ट्रैक्शन होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन मैं मानता हूँ डिस्ट्रैक्शन वही चीज़ होता है, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन वही चीज़ बनता है जिसको आप इस एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। जब भी किसी चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे इस एग्ज़ाम से ज़्यादा, इस पोस्ट से ज़्यादा, वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोशल मीडिया को, कोई किसी फ्रेंड को, चाहे अपने जेंडर को या अपोजिट जेंडर का फ्रेंड हो, अगर उसको इस एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो वो इसके लिए डिस्ट्रैक्शन बनता है। यूजुअली हमारे लिए ज़्यादा इस वक्त है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया मुझे नहीं लग रहा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको। फेसबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम, बाकी कितने सारे ये है इस वक्त सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हमारा जब रिज़ल्ट, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरा उस वक्त कोई सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे ये अकाउंट नहीं था तब। इस वक्त है 1-2 पर, लेकिन तब किसी भी ऐप पर ये अकाउंट नहीं था।
तो अल्लाह ने मदद की, अल्लाह का ये मदद साथ था, खुद भी मेहनत की और बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। तो उसकी वजह से ये नहीं कि जो क्वालिफाई नहीं, जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ उसने मेहनत नहीं की होगी, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां रहती है हमारी, चाहे स्ट्रेटजी हमारी, या हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करनी होती है। उसके लिए आपके सारे यहाँ है, वो आपको हर वक्त गाइड करते रहते हैं, चाहे आपके घर पे कोई हो, ऑनलाइन कोई मेंटर हो, या ऑफलाइन मोड में आपके टीचर्स होते ही हैं, वो आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको, हाँ, टेस्ट सीरीज़, हमारे वक्त में टेस्ट सीरीज़ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ मुझे लग रहा है एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलती है कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है, नर्वस होता है, कितना होता है इंसान। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम सेंटर में, वो टाइम मैनेज करना वो आप टेस्ट सीरीज़ से सीखते हो। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज में अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स जो हो आपको आता है सारा मैथ्स, लेकिन आपको कैलकुलेशंस में टाइम लगता है, फिर एक ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 1 मिनट देना है आपको फिर 4-5 मिनट लगते हैं, तो उससे आपका मेरिट, उससे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, फिर उससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो टाइम मैनेजमेंट, आपको ये पता चलेगा कि मेरी कैलकुलेशन वीक है, किस जगह मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, ये आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज़ में बैठोगे। इससे आप खुद को एवॉल्वेट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है टेस्ट सीरीज़ एक अच्छा चीज़ है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा चीज़ है, पिछले कई सालों से, 1-2 सालों से ये हमारे कश्मीर में आम हुआ है, दैट इज़ द कल्चर ऑफ लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरी बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ने का माहौल इतना अच्छा होता है। मेरी जो सक्सेस है, मैं अपनी सक्सेस को मानता हूँ, माई सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ द अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। तब वो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे, तब फ्री में हमें एडमिशन ये मिलता था वहाँ पे। लेकिन जो इस वक्त प्राइवेट लाइब्रेरीज है, आपको एक नॉमिनल फ़ी दे के आप वहाँ हर कोई फैसिलिटी अवेल कर सकती हो। तो लाइब्रेरीज जाया करो। लाइब्रेरीज एक आज नाइट स्टेज बेस्ड लाइब्रेरीज में 24/7 लाइब्रेरीज है, तो रात भर भी पढ़ सकते हो वहाँ। तो लाइब्रेरी भी एक अच्छा चीज़ है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है वो बैलेंस करना होता है। आपको अगर आप कोई आप में से जॉब करता होगा, या कोई किसी का BSc हो, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, तो उसको बैलेंस करना। बाकी जो फ्री है बस टोटली फोकस्ड है इसी एग्ज़ाम पे, घर वालों ने खुला छोड़ा है आपको, बस इसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको बैलेंस क्या करना है, बस आपको पढ़ना ही है। गाइडेंस भी है आपको, टाइम भी है आपको, हर कोई चीज़ें। और जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, आप देखो SI जो है 6E लेवल में पढ़ता है सैलरी के हिसाब से। यूजुअली हम सैलरी नहीं गिनते हैं, कब सिलेक्ट होने से पहले, सिलेक्शन होने के बाद बस एक ही चीज़ पे फोकस होता है हर किसी का, वो है सैलरी पे। 6E मतलब आप जिनकी सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह वो 60,000 से प्लस सैलरी लेंगे इन हैंड फ्रॉम द फर्स्ट डे। दैट मीन्स एक अच्छा पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ ही नहीं है, आपके हाल में नहीं है, कंपटीशन आपका जम्मू में है। इतनी लाइब्रेरीज है, कितने कोचिंग सेंटर्स है। और इतना ही नहीं, एक वक्त था जब हम पढ़ रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तब मेरा कंपटीशन था इस सिटीज़ में, किसी किसी कोचिंग सेंटर में, कोई घर पे पढ़ता था। लेकिन आज जो जंगल में है, एक कोठरी में बैठा है लड़का, वो भी आपके लिए कंपटीशन है, क्योंकि ऑनलाइन उसको सारी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको अवेलेबल है इस वक्त। इसलिए कंपटीशन टफ होता है ज़्यादा। हर किसी को जो कोने में, गाँव में, किसी दूर जगह भी बैठा हो, उसके लिए भी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपके लिए है सिटी में बैठ के। तो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है। फिर और एक चीज़ है जो मुझे बोला गया था इस पर कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि 90 करेंगे, 95 करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसकी लेवल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये था 2018 में हुआ था, शायद 18 या 19 में हुआ था नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम।
उस पेपर की लेवल इतनी बिलो थी, बिलो द लेवल था वो क्लास फोर्थ जो हुआ था ना पिछली बार 8,000 पोस्ट जो थे MTS, उसकी लेवल उससे ऊपर थी उस पेपर की, नायब तहसीलदार की। उसमें क्या हुआ फिर, उसमें मेरिट हुआ 110 112, उसमें मेरिट ऊपर हुआ। उसके अगेंस्ट अगर पेपर की लेवल टफ हो उसमें मेरिट कम ही होता है। तो आपको पेपर देख के ये डिसाइड करना है कि पेपर की लेवल क्या है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यूजुअली आज पोस्ट्स को देख के, पोस्ट 600 पोस्ट है आपके, ऐसा कि 600 या 650 670 16 दैट मीन 6 जब हमने दिया था तब 650 थे। पोस्ट्स कितने ये भी डिसाइड करता है कि आपको कितने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेरिट क्या रहेगा। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप इन एनी केस चाहे पेपर इजी हो या टफ हो, अगर इजी हो तो 100 से ऊपर करने हैं आपको अटेम्प्ट, अगर इजी हो। अगर टफ हो तो 85 प्लस, 85 90 प्लस। तो इट डिपेंड्स, ये डायरेक्ट में नहीं बोल सकता या कोई सर नहीं बोल सकता कि 85 प्लस या 90 प्लस आप करो। इसमें यही रहेगा कि लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है वो आपको पता है, कंपटीशन इस वक्त का, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और क्वेश्चन पेपर्स में ये भी है, आपको 20-25 क्वेश्चन वैसे होते हैं कि जो हर किसी को आते हैं। अगर कोई बिना प्रिपरेशन के भी गया हो उसको भी वो 20-30 मार्क्स आएंगे। वो वैसे होते हैं जैसे विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसको बोलते हैं, पहलगाम, यह हर किसी को आता है। ऐसे क्वेश्चंस 20-30 होते हैं, और ये क्वेश्चंस मेरिट डिसाइड कभी नहीं करते, ये क्वेश्चंस मेरिट डिसाइड नहीं करते। और 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगभग किसी को नहीं आते, या अगर आते भी हो उनमें लगभग 5-6-7 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन के। मैथ्स के होते हैं वो, या कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस स्टेट में इस मंथ में कितनी ये रेलवे लाइन बिछाई गई, तो ये ओब्वियसली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट है याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन यूजुअली गलत होता है या इंसान अटेम्प्ट ही नहीं करता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लगभग किसी को नहीं आते या जिनमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपका मेरिट डिसाइड नहीं करते। तो जो बाकी बचते हैं ना बीच में, ये मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और ये उन्हीं को आते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है, डीपली पढ़ा होता है, रिवाइज किया होता है, उन्हीं को आते हैं ये क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस मेरिट डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में ये भी होता है, कभी कभी आप क्वेश्चन को देखते हो आपको आंसर पता नहीं होता है, लेकिन आप इजीली बता सकते हो 4 में से इसको 2 ऑप्शंस नहीं आते, तो रह गए कितने, 2 ही ऑप्शंस रह गए। तो मेरा मानना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2 है प्रोबेबिलिटी इसमें सही होने की। और अगर गलत हो गया 0.25 इसमें कटेंगे, अगर ठीक हो गया 1 मार्क्स आएगा। तो जिसमें आप इजीली 2 ऑप्शंस एक्सक्लूड कर सकते हो, आपको पता है कि ये 2 ऑप्शंस नहीं है इसमें, तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आप करो। एग्ज़ाम में एक और गलती जो हम सब करते हैं, जो मैंने भी कई बार की है, वो ये है कि मिसमैच होता है एग्ज़ाम में। मिसमैच मतलब आपने क्वेश्चन 20 सॉल्व किया, आपको उसका आंसर अच्छे से आया, फिर यहाँ जो OMR पे जो गोल भरना था वो आपने 21 या 19 का भर दिया, और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आप कॉन्जिक्यूटिवली 4-5 क्वेश्चंस करते हो ना, सबका आंसर आता है, आपने एक गलत जब ये मार्क किया ना आपने, फिर जो 2-4 फिर हम कंटिन्यूसली जब करते 4-5 गलत होते हैं। तो 10 सेकंड आप क्वेश्चन में जो 1 मिनट होता है उसमें 10 सेकंड इसी के लिए आप रखो। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 20 किया मैंने, यहाँ मैं 20 को ही मार्क कर रहा हूँ कि 21 को, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और ये है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। देखो मुझे 1-2 बार हुआ है, क्वेश्चन आता था कि इसका साइनोनिम लिखो, मैं साइनोनिम लिखता था, क्वेश्चन ठीक होता, जो नेक्स्ट था मैं उसका भी साइनोनिम लिखता था। अगर एंटोनियम लिखना होता था मैं दूसरे का भी साइनोनिम लिखता था। 1-2 बार ऐसी गलती मुझे भी हो गई। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो,
जब मेरा एग्ज़ाम था 2018 में इस एसआई का, तो एक क्वेश्चन आया था हमारा, नवरोज़ इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज़, मुस्लिम्स, पारसीज़ और क्रिश्चियंस। तो सब ने पढ़ा और मुस्लिम जो था उसको गोल किया, वो जो ऑप्शन मुस्लिम्स था वो गोल किया, लेकिन किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा जो पारसीज़ का होता है नवरोज़। हाँ, ऑल्दो हमारी एक कम्युनिटी भी, हमारे शिया भाई भी वो भी मनाते हैं, लेकिन जो रिलीजन पूरे मज़हब का जो फेस्टिवल होता है जो नवरोज़, वो पारसीज़ का होता है। लगभग 95% जो ये कैंडिडेट्स थे उन्होंने वो क्वेश्चन गलत किया था, किसी ने वो सही अटैम्प्ट किया था। तो जल्दी नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर जाके आंसर लिखो आप, फिर जाके अटैम्प्ट करो आप क्वेश्चन। और कभी कभी हम ये भी करते हैं कि आपने 85 क्वेश्चन ठीक किए, उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, यू नो नथिंग अबाउट इट, फिर भी आप उसे अटैम्प्ट करते हो, फिर उसमें नेगेटिव होते हो और आप नीचे चले जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं हो वो अटैम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। और मिसकंसेप्शंस कुछ है जो बच्चों को, मैं मानता हूँ ये लैम एक्सक्यूज़ेस होते हैं। हम लैम एक्सक्यूज़ हमारे ये होते हैं कि मैं एकेडमिक्स में वीक था, वो एकेडमिक्स में स्ट्रांग है, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हो जाएगा। ये नहीं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ नहीं, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आईएएस में मिलेंगे। वो जुनैद अहमद आईएएस रैंक 3 2019 शायद, उसके 60 बेलो थी परसेंटेज, बीएससी में भी, 12th में भी और 10th में भी। तो ये एकेडमिक्स में वीक होना है, ये आपके लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। या कुछ लोगों का ये होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये एक वक्त में ये एक हर्डल था, लेकिन इस वक्त आज के दौर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना ये आपकी सक्सेस में एक हर्डल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आपके ऑनलाइन कोर्सेज 2500-3000 में आपको अवेलेबल है, 3000 में आप अवेल कर सकते हो कोर्स जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होता है, वहाँ से आपको नोट्स हर कोई चीज़ दिया जाता है। तो इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं हो। तो ये एक्सक्यूज़ भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये होता है मेरा लेक ऑफ एक्सपोजर है, उनको पहले ही इतना पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, या मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी लैंग्वेज वीक है। या कुछ लोगों का ये भी होता है मेरे पेरेंट्स इलिटरेट है, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा लेक ऑफ एक्सपोजर है, बहुत सारे। या कुछ लोगों का ये भी होता है कि सर एग्ज़ाम में फ्रॉड होती है, ये पहले से ही चुने हुए ये 650 मेरा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी हुआ है ऐसा। और जब आप देखोगे भी कि अगर एग्ज़ाम में इनको अपने कुछ बंदे लेने हैं ना किसी पोस्ट के लिए, वो 10-20 बंदे होंगे, सारे नहीं। तो 600 में से आपके लिए आप ये मान के चले कि हमारे लिए 600 है, 670 नहीं 600 है। तो 600 के लिए आपको वो पोस्ट, सारे पोस्ट्स, ये सारे पोस्ट्स के लिए फ्रॉड नहीं होता है। तो ये फ्रॉड जो है ना, ये लैम एक्सक्यूज़ है। ना करने के लिए आपको 100 एक्सक्यूजेस होंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये, लेकिन करने के लिए आपका एक ही है कि सर मुझे करना है बस। तो मोटिवेटेड रहे। और जो ये है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके सक्सेस के बारे में बहुत सारे कोट्स हैं। मुझे एक कोट इनका याद है कि जब आप ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब देखते हो किसी जगह पहुंचने का, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, किसी चेयर पे बैठने का, ये जो ख्वाब होता है, ख्वाब वो नहीं होता है जो सोते वक्त आप देखते हो, ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। और ये सच है। जब आपको, जिसको होता है ना कि दिल में आग जलती है कि मुझे ऐसा ही बनना है, वो जब रात को 2 बजे सोता है ना, 2 बजे सोते वक्त पहले ये सोचता है मैंने आज जो दिन का टारगेट रखा था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। जब मैं 2 बजे सोया हूँ, ये मैं 2 बजे के बजाय 2:30 बजे या 2:15 को सो जाऊँगा, लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट करूँगा। यही ख्वाब होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उठते वक्त आपको यही याद रहता है आज दिन का टारगेट क्या है, मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, कल का टारगेट मैंने कंप्लीट किया कि नहीं। यही ख्वाब होते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि आप सिंसियर रहो अपने आप से, आप सिंसियर रहो अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी है। मुझे पता है यहाँ हर कोई मैक्सिमम आप यहाँ जो है गांव से होंगे।
या सिटी से भी मैक्सिमम जो ये गवर्नमेंट पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, एसएसबी पोस्ट्स के लिए, ये मिडिल क्लास से होते हैं या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को ऑलमोस्ट होती है। तो हार्ड अर्नड मनी होती है हर किसी की। आपके कपड़े, आपकी किताबें, आपका टाइम, आपका यहाँ आना, यहाँ कोचिंग फीस, हर कोई जो पेनी है ये दिस इज़ हार्ड अर्नड। तो इसकी कदर करनी चाहिए। आपको बैक एंड में ये हमेशा रहना चाहिए कि ये हार्ड अर्नड मनी है मेरे पेरेंट्स की, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। तो जब आप कदर करोगे ना इन चीज़ों की, अपने वक्त की, तो आप सिंसियर रहोगे डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ से, अपने आप से सिंसियर रहोगे। और ये है मेरा एक और है ये आउट ऑफ द दिस जो एसोसिएशन है, इसके बाहर भी है। जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो केस हो, आईएएस हो, एसआई हो या नायब तहसीलदार हो, प्लान बी हमेशा रखा करो। ये मेरा मानना है, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। देखिए जो आईएएस होते हैं ना, कुछ आईएएस लोग ऐसे होते हैं कि अगर आईएएस होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं किसी और के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारे हैं उनका प्लान भी होता है कि मैं केस में जाऊँगा। अगर केस वालों का होता है प्लान बी, एसआई, एनटी या कुछ और पोस्ट्स होते हैं, तो प्लान बी हमेशा रखा करो। प्लान बी हो एसआई कैंडिडेट के लिए प्लान बी ये होना चाहिए कि एनटी कल को आने वाला है, एनटी नहीं तो कल को फॉरेस्टर आने वाला है, सोशल वेलफेयर में या किसी और में पोस्ट्स आने वाले हैं। तो प्लान बी रखा करो कि अगर इसमें नहीं होगा तो कोई नहीं, कल दूसरे पोस्ट्स भी आने हैं, उसमें भी मैं ट्राई करूँगा। मैंने लगभग क्लास 4th के 4-5 ये एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अप्लाई भी किया था। 2-4 उसमें स्क्रैप ही हुई, वो उनका पता ही नहीं चला। एक में मैं एनिमल हस्बेंड्री में क्लास 4th भी था, ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरा टीचर में निकला था और एसआई में भी निकला। एसआई मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी मैंने की है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। मैं एमएससी कर रहा ही था, 4th सेम का हमें चल रहा था प्रोजेक्ट फाइनल सेमेस्टर, तब आया हमारा रिज़ल्ट एसआई का। एसआई की जब मैं की देख रहा था तब रिज़ल्ट आया टीचर का, और अल्लाह की मदद से मैं कामयाब हो गया उसमें। मैं उसके बाद एसआई का इंटरव्यू भी हुआ, मैं क्वालिफाई किया। वो मैंने मेरी 54 रैंक थी जेके में, और मैं कश्मीर का सबसे छोटा 22 ईयर्स ओल्ड था। मैं सब इंस्पेक्टर उस वक्त 22 ईयर्स। तो प्लान बी के अलावा जो है, कुछ लोग इसमें मानेंगे या कुछ लोग नहीं मानेंगे भी, इसमें जो दुआएं होनी चाहिए, आपके माँ बाप और आपके टीचर्स की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए। मैं मानता हूँ मेरी सक्सेस की जो ड्राइविंग फैक्टर है उसका, वो माँ बाप की दुआ है। मेरे माँ बाप जो है, दोनों में से किसी ने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। लेकिन जब मेरा टीचर में हुआ, तो जब मैं घर गया उसके बाद, तो घर वालों ने बोला कि अम्मी की दुआएं कबूल हो गई। फिर उन्होंने बोला कि वो रमज़ान में हर शाम को 2-2 रकात नमाज़ पढ़ती थी कि इसका हो जाए। और मुझे लग रहा है मुझे उसी वजह से हुआ, क्योंकि टीचर में मैं सिंपल ग्रेजुएट था, उसमें मास्टर्स के लिए 2 पॉइंट्स थे, बीएड के लिए 5, एमएड के लिए 5, एमफिल के लिए 2, पीएचडी के लिए 1, 15 पॉइंट्स थे। तो कुछ लोगों के 15 थे। मेरा एक ये नेबरिंग रूम में था एक लड़का, उसके 12 थे। तो मान लो वो रेस में पहले ही आगे थे मेरे, लेकिन फिर भी मेरा हुआ। मैं मानता हूँ इसके पीछे माँ बाप की दुआएं होती है, आपके उस्ताद साहिबान की दुआएं होती है। और माँ बाप की दुआएं ये नहीं कि मेरे लिए दुआ करो, माँ बाप के साथ ऐसे पेश आया करो कि उनके दिल से खुद ब खुद वो दुआ निकले आपके लिए, वो दुआ लगती है आपकी। माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है और दुआएं खैर भी लगती है। और ऐसे पेश आओ माँ बाप से, उनकी मुँह से हमेशा आपके लिए दुआ निकले, और वो आपको इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे उनकी दुआओं से इंशाल्लाह। तो लास्ट में मैं यही जो क्वाइंट एसेंस क्लास है इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर तहलील सर का। क्योंकि देखो जो एसआई का मैंने एसआई जो पोस्ट है इसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की है, बहुत ज़्यादा। मैंने हर कोई एफर्ट लगाया इसमें, और एसआई पोस्ट की वजह से मेरा टीचर में भी निकला, इसी की प्रिपरेशन की वजह से। एसआई की प्रिपरेशन की वजह से मेरा केस का प्रीलिम्स हुआ, जिसके लिए मैंने नॉट ए सिंगल डे पढ़ा है, एक दिन भी मैंने पढ़ा है। उस जो केस का प्रीलिम्स में 2018 में निकला, वो इसी की वजह से निकले। एसआई में मैंने इतनी मेहनत की थी
कि प्रीलिम्स भी निकला। और तहलील सर का क्या ही बताऊं, मुझे टीचिंग का आप छोड़िए ही, और जो लाइफ को देखने का तरीका होता है ना, कि वो नज़रिया जो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका नज़रिया बदल जाता है। तहलील सर को मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी वजह से मेरा नज़रिया बदल गया। लेकिन उनके लेक्चर्स, उनके मोटिवेशनल वीडियोस में देखता रहता हूं यूट्यूब पे, और उन्होंने इस कोचिंग सेंटर ने खासकर तहलील सर का मैं कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ऑनलाइन ये कोर्सेज और एट एफोर्डेबल रेट्स वो प्रोवाइड करते हैं। और जो मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुआ है कोऑपरेटिव्स में, मैं 3.5 साल रहा हूँ एजुकेशन में, उसके बाद मैं पिछले 2 साल से असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स, मेरे टंगमर्ग में पोस्टिंग है। तो जब मैंने वो दिया, उसके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया क्वाइंट एसेंस वालों ने। मैंने भी वो फ्री मॉक इंटरव्यू यहाँ दिया है। तो जब मैं यहाँ आया, मैंने कोऑपरेटिव्स का ही पढ़ा था, वो क्योंकि वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का था। लेकिन सर ने मुझे यहाँ फिज़िक्स के क्वांटम ग्रेविटी के क्वेश्चंस पूछे यहाँ, तो मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं आए। सर ने मुझे लास्ट में बोला कि फ़िज़िक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, और सर ने मुझे 100 में से 79 मार्क्स दिए इंटरव्यू में। जब मैं घर गया, मैंने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी। फाइनल जो इंटरव्यू था पीएससी का मेरा जम्मू में था, वहाँ मुझे मैक्सिमम मुझे लग रहा है 80% क्वेश्चंस फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इसी में से पूछे, और सर की मदद से मुझे वो सारे क्वेश्चंस आए। और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एग्जैक्टली आउट ऑफ 25 मुझे 18.64 इंटरव्यू में मिले हैं। दैट इक्वल्स टू 79 आउट ऑफ 100। बराबर जितने सर ने दिए थे ना, उतने ही मुझे आए। और टॉपर को थे 19.64 मुझे थे, टॉपर को थे 19.97, और इतनी फ़र्क थी। और इंटरव्यू में मुझे बहुत एज मिला, जो फ्री मॉक इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट करवाया था, उससे मुझे बहुत ही मिला। इसके अलावा जो यहाँ टेस्ट सीरीज़, आप टेस्ट सीरीज़ भी आप टेस्ट सीरीज़ में बैठो, आप लाइब्रेरी जाया करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और सर जो है बहुत मोटिवेटेड रखते हैं हर वक्त, हर क्लास इनका एक क्लास के अलावा एक मोटिवेशनल स्पीच होता है। तो इनसे कनेक्टेड रहे, सिंसियर रहे अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आई एम अवेलेबल हियर। क्वेश्चन अगर किसी को हो। सर आपने बोला था स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क यही है कि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत मैंने जब खोली, मेरा छोटा भाई है घर पे, वो जब लक्ष्मीकांत पढ़ता है ना, वो फंडामेंटल राइट्स में खो जाता है, वो उनसे बाहर ही नहीं निकलता है। आपको ये सोच के पढ़ना है कि मुझे एक एग्ज़ाम में बैठना है जहाँ मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ये है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये भी है, देखो हम यूजुअली आपका इसमें बैठते हैं केस वाले, इस एग्ज़ाम में केस वाले में बैठते हैं, उनका मेंस क्लियर होता है, सब ये जनरल स्टडीज़ सारा पढ़ा होता है उन्होंने, लेकिन वो यूजुअली वो कंप्यूटर, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो नहीं पढ़ते। यूजुअली बच्चे छोड़ते हैं कंप्यूटर में कितना आएगा, मुझे कंप्यूटर ऑलरेडी पता है, लेकिन कंप्यूटर में फिर आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव्स या आते हैं 15, उनको आते हैं फिर 10। जो वीक एरियाज़ है ना, वो आपको स्ट्रांग बनानी है, लेकिन जो स्ट्रांग है उनको ऐसे नहीं छोड़ना, उनको मोर स्ट्रांग बनाना है। यही स्मार्ट वर्क है बस। और टाइम को अच्छे से ये इन्वेस्ट करो हर सब्जेक्ट में। अगर एक सब्जेक्ट में जो छोटी लाइन भी दी गई हो, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमें लग रहा है कभी कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ो इसमें एक क्वेश्चन यही छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप उस पर एक अच्छा सा 4-5 इन पेजेस का नोट बनाओगे, डीपली पढ़े, कभी कभी उसमें से 3 क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन, और वही मेरिट डिसाइड करते हैं। आप 0.25 से कभी पीछे रहते हो। मैं नोट्स नहीं बनाता था, मेरा ये था कि, मगर मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स बनाते वक्त आपका एक रिवीजन होता है उसी वक्त, और आपको क्लियरिटी आती है चीज़ों की, जो क्लास में नहीं समझ पाते हो ना, आप नोट्स बनाते बनाते आप समझ जाते हो। तो मैं हर किसी को यही रिकमेंड करूँगा कि नोट्स बनाया करें। तो नोट्स एग्जाम में बैठते हैं ना, वहाँ पर हमें अनकंफर्टेबल फील
उस वक्त क्या करना पड़ता है? देखो, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दैट मीन्स आप ये सोच के जाए कि मेरा होगा, लेकिन ये भी अंदर ही अंदर आपको ये भी मान लेना है कि अगर नहीं भी होगा तो दिस इज़ नॉट द लास्ट चांस, या यही ज़िंदगी मेरी ख़त्म नहीं होगी। यही है ना कि ज़िंदगी अगर किसी का SI में होगा तो वेल एंड गुड, जिसका नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। इवन कि SI में UPSC में जो एक पॉइंट से या कुछ मार्क से जो पीछे रह जाते हैं, फिर उनका नहीं होता है, लास्ट अटेम्प्ट होता है, उनके लिए भी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो UPSC करके फिर छोड़ देते हैं। नौकरी ये आपको हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए अपना बेस्ट देना है, लेकिन ये मान के चलना है कि अगर ये नहीं होगा मेरी लाइफ ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। मैंने लाइफ में एक बार किया है, जब मेरा MSc का एंट्रेंस था, बीरवा डिग्री कॉलेज से मेरी पहले ही सिलेक्शन हुई है फिज़िक्स में। वो नए है, गांव का कॉलेज था, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि अगर मेरी MSc में सिलेक्शन होगी मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में, ठीक, अगर नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कभी मैं किताबें ही नहीं खोलूँगा। तो अल्लाह की मदद से दोनों में फिर सिलेक्शन हो गई। बाद में मुझे पता चला इट वाज़ नॉट वर्थ इट कि मैं छोड़ता ही सब कुछ इन MSc की वजह से। तो ऐसा भी नहीं है, आगे भी बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं और कुछ लोग ज़्यादा ही नर्वस होते हैं। तो मुझे लग रहा है नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाए और ये मान के चले कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ में है कि एक्चुअली डेट आवर डिसाइड्स कि आपका होगा कि नहीं। तो यही है कि अल्लाह के हाथ में रिज़ल्ट है। मेरा जो देना था मैंने अपने बेस्ट दे दिया। ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम के बाद आप सोचें काश मैंने उस वक्त ये सब्जेक्ट भी पढ़ लिया होता। तो बेटर है कि पहले ही सब कुछ पढ़ के जाओ, वहाँ फिर अल्लाह पर छोड़ो कि आपके हक़ में होगा कि नहीं होगा। जो आपने बताया कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको लिमिटेड पढ़ो। लास्ट टाइम जब SI का सिलेबस आया था तो उन्होंने दिया था कि इंडियन पॉलिटी, और लास्ट में उन्होंने लिखा था ETC। तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कितनी डेप्थ में जाए टॉपिक को। देखो, इस वक्त भी सिलेबस है ना, उसमें वो ब्रेकअप नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल से हिस्ट्री का सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इतना ही है ना, एक लाइन। दूर से दिखता है कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर देखोगे आप इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें महीने लग जाते हैं फिर। तो जो उसका ब्रेकअप है कि इसमें कितना पढ़ेंगे कितना छोड़ेंगे, वो आपका सर आपको यहाँ जो होता है, जो सर पढ़ाते हैं आपको, वही आपको वो ब्रेकअप देगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। देखो, मैं जो हिस्ट्री का बोलूँगा आपको, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वो पॉइंट बाय पॉइंट सारी पढ़ी थी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो मेडिवल में मैंने 80% पढ़ी थी। जो एंशिएंट है इंडिया की, वो बीच बीच में कोई क्वेश्चन, मान लो मैं मानूंगा कि 20% बस पढ़ी थी एंशिएंट। मेडिवल और एंशिएंट में आया था शायद उस वक्त 2 ऑब्जेक्टिव्स, दोनों मेरे ठीक हुए। और मैंने वो चूज़ किए थे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो जिनके ज़्यादा चांसेस है आने के, वो पिकिंग जो होते हैं वो पिक करने हैं आपको वो ऑब्जेक्टिव्स। तो मेडिवल में ये एंशिएंट मैंने डीपली नहीं पढ़ा है, मेडिवल मैंने 80% पढ़ा और मॉडर्न मैंने बिट बाय बिट सारा पढ़ा था। इंडियन पॉलिटी मतलब कहाँ तक पढ़ी थी आप? इंडियन पॉलिटी में मैंने ये जो इंडियन पॉलिटी के ये जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उसमें ज़्यादा डिटेल है। मेरा उस वक्त शायद था 5th एडिशन, उसमें वो ज़्यादा डिटेल नहीं थी। वो ऑलमोस्ट मैंने 80% लक्ष्मीकांत, 75% मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तब। हाँ, लक्ष्मीकांत मैंने कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं रूम पे था तब, ये जो इंडियन पार्लियामेंट सबसे बड़ा टॉपिक, उसमें इंडियन पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स है। इंडियन पार्लियामेंट मैंने 9 दिन कंटिन्यूसली पढ़ा और इतनी डेप्थ से पढ़ा। फिर जब भी मैं पढ़ता था, एक दिन में सारा ख़त्म करता था मैं, क्योंकि पहली बार आपको अपना बेस्ट जब दोगे ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए आपकी लेवल ही अलग होती है। आप 10-20 कदम आगे होते हैं बाकी लोगों से जो नए से स्टार्ट करते हैं। सर, परसों जो पेपर आया कांस्टेबल का, वो ट्रिकी पेपर था।
हाँ हाँ, वो इन केस अगर वैसे ही पेपर आए जो देखो जो ट्रिकी पेपर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ट्रिकी नहीं होता है, वो हर किसी के लिए ट्रिकी होता है। तो उसमें कभी आप जैसे बाय द बुक जाते हो कि यही सिलेबस है, यही पढ़ूंगा मैं, तो वहाँ जब ट्रिकी पेपर आता है वहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड। वो अनएक्सपेक्टेड हर किसी के लिए होते हैं, तो उस हिसाब से मेरिट कम होता है डेफिनेटली। तो जब स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मेरा एक स्टूडेंट है उसके 65 है शायद ओपन मेरिट में, मैंने उसे बोला कि आपकी बहुत चांस है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया था कि अगर किसी ने डीपली भी पढ़ा हो उसके भी ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट हुए होंगे। तो जो ट्रिकी पेपर आता हो या डिफ़िकल्ट पेपर हो, लेवल ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो, तो वो सब के लिए होता है। तो उसका जो एडवांटेज या कभी कभी उसकी जो डिसएडवांटेज वो हर किसी के लिए होती है। तो उसको कैसे मतलब मद्देनजर रख के स्टडीज करेंगे? स्टडीज़ आपको देखो जो सिलेबस है ना, एज़ पर सिलेबस आपको जाना है। और करंट अफेयर्स यूजुअली आप कभी कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उसी पेपर को हम फिर ट्रिकी बोलते हैं, ये ट्रिकी था क्योंकि करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं करंट अफेयर्स में हर वक्त मेरा ये रहता था कि लास्ट में जब एग्ज़ाम के लिए 1 महीना रहता था या 15-20 दिन, मैं करंट अफेयर की एक बुक लाता था पिछले 1 साल से। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी 2023 टू जनवरी 2024, अब आपको 24 से 25 की लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जून में, जून 24 से जून 25 तक, उसमें मैं 1-2 रिवीजन याद नहीं करता था, बिट बाय बिट वो नज़र 1-2 मारता था। उसमें अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स भी आते थे, 4 डेफिनेटली ठीक होते थे। वो आपके माइंड में रहता था, 4 ऑप्शंस में से आप 3 एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर वहाँ आप सही जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आता है। फिर वो करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है कि आपका पेपर ट्रिकी है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं है आपने। तो करंट अफेयर को लास्ट 10-20 दिनों में पढ़ा करो, तो उनसे भी आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। यस। अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो मैंने पढ़ा मैं सही ट्रैक पे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अगर एक टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा? देखो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, देखो उसमें आप देखो कि क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपने पढ़ा होता है लेकिन समझा नहीं होता है अच्छी तरह से, और फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, ऐसा भी होता है। रही बात आपकी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा या मैं पढ़ रहा हूँ, स्मार्टली पढ़ रहा हूँ कि नहीं, इतना मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं, वो आपको ऐसी लगे। देखो फंडामेंटल राइट्स हुए या सिटीजनशिप है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आप जब पढ़ते हो ना, उसमें इतने टॉपिक्स दिए हुए, आपको मेनली फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, उनके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो डीपली दिया गया है ना उसमें, कि जो मेंस के रिलेटेड है, आपको दूर से ही दिखेगा कि ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जैसे ये है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में इसमें सुप्रीम कोर्ट में कभी केस हुआ था, उस केस की ये रूलिंग आई थी। उतना डीपली नहीं पढ़ना है आपको फंडामेंटल राइट्स, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, लेकिन जो मेंस ओरिएंटेड है, मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है आपको। यही रहेगा इसमें। ये फॉलो कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एसआई है तो एसआई की ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज कितनी है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो कभी कभी हम ये सिलेबस में नहीं होता है कि हम जेके में पुलिस फोर्स कब बना है, इससे ये हायरार्की क्या है, किस में पुलिस में हायरार्की क्या है, टॉप रैंक कौन, उसके बाद कौन होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं। हमारे वक्त में आए थे 1-2, लेकिन पिछले महीने आए थे। और सिलेबस आज वेल डिफाइंड सिलेबस होता है, उसमें नहीं। इंटरव्यू में पूछते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता है बहुत, फिर डिलीवर नहीं कर पाते इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू ना होना एक प्लस पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं कि पुलिस के रिलेटेड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड, इसके रोल के मुताबिक हायरार्की क्या है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं, इसमें नहीं। यस। जैसे हमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश में दिया है
तो कंसाइज सिलेबस होता है JKSSB ने जो दिया होता है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आउटसाइड ऑफ द सिलेबस आता है। तो उसके लिए हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने पिछले वीक एग्जाम दिया, वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं था सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जब हम एग्जाम देने गए तो वहाँ पे वही क्वेश्चंस मिले, उसके लिए हम क्या करें? देखो, अगर जो आपका ये है ना एसआई में आप अगर अच्छे से पढ़ोगे 5-6 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में होता है, लेकिन यहाँ इस सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ जाके पढ़ो। फॉर एग्जांपल जब सिलेबस में आपको बेसिक न्यूमरेसी दिया है, बेसिक न्यूमरेसी में वो कुछ ग्राफ्स वाप से, एक सेकंड में देखता हूँ वो सिलेबस। देखो इसमें दिया है बेसिक न्यूमरेसी में नंबर एंड दियर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी। अगर हम इतना ही पढ़ेंगे हमको 50% क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। आपको रेशियो प्रपोर्शन भी पढ़ना है, आपको एवरेज भी पढ़ना है, टाइम डिस्टेंस भी पढ़ना है, वर्क भी पढ़ना है, जो जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, वर्क टाइम, इन क्वेश्चन इनमें से, या सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। तो ये टॉपिक्स आप साथ में पढ़ो। और ये जो है ना सिलेबस में दिया होता है कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें आप किसी चीज़ को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको ये करना है कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि हर कोई चीज़ इंक्लूड हो मेरी रीडिंग में। तो फिर भी जाके कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बुक में भी नहीं दिया गया हो, या कोई रीजनिंग की बुक लाया आपने उसमें भी नहीं है वो, तो वो कभी कभी आता है वो क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला ये जो क्वेश्चन होते ये मेरी डिसाइड नहीं करते, जो आउट ऑफ द सिलेबस, पूरा आउट ऑफ द सिलेबस, और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर देना आपकी 6 महीने के मेहनत के बाद भी आपके लिए मुश्किल है कि आप नहीं दे पा रहे हो इसका आंसर, आपको पता ही नहीं इसका क्या आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने पहले ही बोला 10-15 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं एग्जाम में जो मेरिट डिसाइड नहीं करते, तो ये क्वेश्चंस हम उन्हीं में डाल सकते हैं। तो बेटर मगर यही रहेगा, क्योंकि आपको ये सिलेबस का जो ब्रेकअप वो नहीं दिया गया है, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आप क्या ही छोड़ सकते हो। तो बेटर रहेगा कि आप सारा इसमें कवर करो। तो कोई जो टॉपिक है, यू कांट अफोर्ड टू लीव ए सिंगल टॉपिक कीपिंग इन व्यू द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो सिंगल टॉपिक भी आप ये छोड़िए नहीं। कंप्यूटर हो, यूजुअली कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर लड़के छोड़ते हैं या इसमें प्रिपेयर नहीं करते, फिर उसमें 15-20 क्वेश्चन जाते हैं, 5-10 वो कर पाते हैं, लेकिन जो अगर मेहनत करने की वजह से 2-4 वो और कर पाते, तो वही मेरी डिसाइड करते हैं, उन्हीं 1-2 मार्क से वो पीछे रह जाते हैं। फिर हाँ, वो बहुत मुश्किल आते हैं आजकल। हाँ, पुलिस में मैंने देखे हैं, और मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। मेरे हर क्लास में इंग्लिश में सबसे मार्क्स कम आए हैं। तो इंग्लिश में जब मैंने देखे ना वो एंटोनियम, साइनोनिम, जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस और जो ये था वर्ड जो दिया था, पांचों में से किसी का मान्य नहीं पता था। ऐसे भी आते हैं, लेकिन वो हार्डली कोई बच्चा होता है, हार्डली मुझे लग रहा है 1% 2% बच्चे होते हैं जिनको वो आता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, वो इंग्लिश पढ़ाता भी है बच्चों को, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाता है वो, उसको भी नहीं आए वो। मैंने पहले ही बोला ये वही क्वेश्चन है जो मेरी डिसाइड नहीं करते। और बाकी बच्चों के इसमें मत आओ कि कोई बोलता है आपको मैंने सारा पढ़ा है, मेरा इजीली हो जाए, फिर आपका डिप्रेशन होता है। इंसान को होता है, ये नेचुरल है कि मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, और आपको कभी लग रहा है कि मेरा अभी 50% ही कंप्लीट हुआ है। कोई जाके आपको दूसरे कोचिंग सेंटर या कोई फ्रेंड फ़ोन करता है मैंने सारा कंप्लीट किया, मेरा हो जाएगा, तो आप उससे डिप्रेस हो जाते। बाकी लोगों की बात में मत आया करो। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मेरा बेमना कॉलेज में एसआई का एग्ज़ाम था, जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकले तो जो वहाँ बंदे थे वो सब बोल रहे थे पेपर इजी था, मुझे पेपर टफ लगा। लेकिन जब एक रिलेटिव था उसने फ़ोन किया, वो कांस्टेबल था तब, उसने डीपली नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था एक्चुअली। उसने बोला कि
आपने कितने किए? मैंने यहाँ से बोला कि मैंने 95 किए हैं। उसने बोला ओ मैंने तो 100 से प्लस किए, ये पेपर बहुत इजी था। तो मुझे लगा कि नहीं मेरा नहीं होने वाला, अब नहीं होगा, क्योंकि इसको भी लगा है कि पेपर इजी था। मुझे डेफिनेटली लगा कि पेपर टफ था और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। तो फिर जब जाके घर जाके उसने की देखी तो उसके थे शायद 45 से नीचे चला गया वो, मेरे 92 थे फिर। तो बाकी लोगों की बातों में मत आया करो, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और बेस्ट चीज़ है कि गिव यूर ऑल द बेस्ट अपना दो। आपका जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, कभी टाइम गैप आते 5 मिनट, वो भी आप इन्वेस्ट करो स्टडीज़ में। चाहे आपके फ़ोन में कोई स्क्रीनशॉट हो उसी को पढ़ो, कोई है तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट उठाते हो आप, या कभी फ़ोटो उठाते हो, या व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन आता है कभी, तो उसको जाके देखो। एवरी सिंगल मोमेंट आप इन्वेस्ट करो, तब जाके होता है इंशाल्लाह। कोई ऐसा भी होता है कम मेहनत करने के बावजूद भी उसको होता है, वो हमेशा नहीं है। दिस डज़ नॉट वर्क एवरी टाइम, हर वक्त ये काम नहीं करेगा। मुझे लग रहा है डिपेंड्स कि मैं अपना आपको बोलूँगा कि मैं 12th के बाद ही हर एग्ज़ाम के लिए फार्म भरता था। तब रिटन नहीं था, तब मैं एलिजिबल था ही नहीं क्लास 4th एग्ज़ाम्स के लिए, रेवेन्यू में, एनिमल हस्बेंड्री में। तब ये एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता था आपको परसेंटेज, इसी के बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होती थी क्लास 4th में। 60 आपको 10th को देते थे, 20 आपको देते थे, 20 पॉइंट 12th को, और 20 इंटरव्यू के होते थे। तो मैं 12th के बाद ही फार्म भरनी शुरू कर दी। डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़रूरत, मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी राइट फ्राम द फर्स्ट डे। और अल्लाह का शुक्र है जब मैं यूनिवर्सिटी गया मुझे नौकरी का वेट नहीं करना पड़ा। 2 नौकरियां मेरा वेट कर रही थी एमएससी के बाद, और फिर मैंने एमएससी निकलने के बाद ही ज्वाइन किया। तो डिपेंड्स कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, घर पे आपकी नौकरी की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि मैं रिसर्च में जाऊंगा, तो उनके लिए बेटर रहेगा यही कि मास्टर्स करे फिर रिसर्च। कुछ लोगों का ये कि नहीं मुझे एट द अर्लीस्ट मुझे नौकरी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि 12th के बाद ही प्रिपेयर करें इन एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ने फॉर जनरल एसएसबी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, वो कि मतलब बहुत सारे पोस्ट निकल रहे हैं अभी, तो हम कैसे ऑन व्हाट बेसिस हम किसी एक पोस्ट को टारगेट बनाए, प्लान बी रखें किसी और पोस्ट के लिए? हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तो लेकिन बच्चे प्रिपेयर करते हैं जनरल ग्रेजुएट लेवल, CGL जनरल लेवल ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखो ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं ना, मैक्सिमम में सिलेबस ऑलमोस्ट 70-80% कॉमन होता है, एक्सेप्ट पिछले 1-2 रिक्रूटमेंट हुई जो फाइनेंस की हुई है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उनमें वो अकाउंटेंसी का था। अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स कुछ पोर्शन थे जो टोटली डिफरेंट थे, लेकिन बाकी जो पोर्शन थे 60% जो हमारा टीचर भी था ना, हमारा मैथ साइंस अलग था, आर्ट्स का टीचर अलग था, लैंग्वेज का अलग था। तब भी हमारे आउट ऑफ 120 60 थे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, और 60 वो जनरल थे। तो जो SI के लिए मैंने पढ़ा था जनरल, तो वो 60 मार्क्स वो वहीं से मैंने पढ़े थे SI के लिए। तो जब टीचर का एग्ज़ाम आया मुझे वही साइंस का बस पढ़ना पड़ा। इसी तरह अगर आपका कल को आएगा इस अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी का कोई पोस्ट आएगा फाइनेंस का, उसमें अकाउंटेंसी होगी, उस वक्त आपको फिर अकाउंटेंसी पढ़नी होगी, या इसके अलावा या ये भी है स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, बाकी तो पहले ही पढ़ा होगा आपने। तो बेटर रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है CGL कोर्स को ही लो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में और प्रिपेयर करो। डेफिनेटली हाँ, नेगेटिव वाइब्स आते हैं। देखो नेगेटिव वाइब्स बराबर आपको रिजल्ट तक आते हैं। जब ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दिया था मैंने 11th ऑफ दिसंबर 2021 था लास्ट डे हमको स्कूल में, फिर विंटर वैकेशन हुई 12th ऑफ दिसंबर, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था ARCS का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स। तो मैंने जब दिया पेपर की लेवल ठीक ठाक थी, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ना इसका JKPSC का, उससे भी ठीक ठाक लेवल थी उसकी। तो मैंने अटेम्प्ट किए और मेरे पॉइंट्स आए 65 आउट ऑफ 120।
तो एग्ज़ाम तक मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा पता था कि इंटरव्यू में मैं नहीं आऊँगा। तो जब देखा कि फिर मेरा इंटरव्यू में भी आया, जब इंटरव्यू दिया तो फिर देखा था कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उन इंटरव्यू में आए थे 60 वाले भी, 58 वाले भी आए थे इंटरव्यू में। तो नेगेटिव वाइब्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है कि इसमें नहीं तो ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस पोस्ट के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर इस पोस्ट में नहीं होगा, कल को यही पढ़ाई मुझे दूसरे पोस्ट में मदद करेगी, ये नहीं तो कल दूसरा पोस्ट डेफिनेटली निकलेगा। मुझे लग रहा है यही बेस्ट है। सर, आपने बोला मेरा इंग्लिश वीक था, आपने क्या मटेरियल यूज़ किया कि आपका इंग्लिश ठीक हो? इंग्लिश में मैंने 3-4 चीज़ें पढ़ी। एक मैंने एसआई में तब भी था शायद, एंटोनियम साइनोनिम मैंने पढ़ा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने एक जो 12th है ना, 12th का इंग्लिश, उसमें आता था वो MBD का गाइड, उसमें लास्ट में ग्रामर दिया था लगभग 50 पेजों पे, वो सारा मैंने पढ़ा था और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस हुए उसमें से। जो आपने बोला कि मैंने NCERT बुक्स कंसल्ट किए SI के लिए 6 to 11, वो आपने देखने की कोई पर्टिकुलर बुक आपने देखी? नहीं, उसमें मैंने ज़्यादा यही सोशल साइंस की बुक्स जो होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, यही 3 पढ़ी। ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यही 2 ज़्यादा पढ़ी मैंने। ओके देन, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।